एक टिम्बर विलेज पवित्र ड्रैगन महाद्वीप के हेवनली स्टार एम्पायर में स्थित था। टिम्बर विलेज में ओल्ड मैन ली के फलों के बगीचे की सीमा पर एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, वहीं रुको, भागो मत। एक दुखी बूढ़े आदमी की आवाज हवा में सुनाई दी। उसके बाद बैसाखी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। शरारती बच्चे, अगर तुमने फिर से मेरा डेविल फ्लावर फल चुराने की हिम्मत की तो अगली बार मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। डेविल फ्लावर फ्रूट सबसे कम गुणवत्ता वाला फल है जो आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से खाया जाता है, लेकिन चूंकि यह एक सस्ता उत्पाद है इसलिए इसे बाजार में केवल कुछ तांबे के सिक्कों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता है। शरारती ढंग से भागते हुए झांग जिंग चिल्लाया, ओल्ड मैन ली, क्या ये केवल कुछ बेकार फल नहीं है? जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक और भी बड़ा फलों का बगीचा बनाऊंगा जिसमें आप सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले फल लगा सकेंगे। झांग जिंग को मुस्कुराते हुए भागते हुए देखकर बूढ़े आदमी ली को वास्तव में बच्चे पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय उसने चुपचाप अपने दिल में आह भरी, क्योंकि उसे एक गरीब बच्चा होने के लिए झांग जिंग पर दया आ रही थी। मूल रूप से झांग जिंग इस दुनिया का एक सामान्य निवासी नहीं था, क्योंकि वह एक बार पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध एनिमे नेटवर्क का पर्यवेक्षक था। पृथ्वी पर अपने समय की सबसे ताजा याद यह है कि जब वह ओवरटाइम काम कर रहा था तो वह बिजली से चमकने वाले प्लग को बाहर निकालने गया था। अगली बात जो उसे पता चली वह यह थी कि उसे एक विदेशी दुनिया में ले जाया गया था। दूसरे शब्दों में वह दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया था और 6 साल के बच्चे के शरीर में बदल गया था। शरीर के मूल मेजबान की यादों को देखते हुए उन्हें पता चला कि इस बच्चे झांग जिंग में वास्तव में जादू के लिए अच्छी योग्यता और प्रतिभा थी। इस प्रकार उनके दादाजी ने उन्हें मैजिक अकादमी में भेजने के इरादे से मितव्ययी जीवन व्यतीत किया, यह कामना करते हुए कि वह भविष्य में एक सक्षम व्यक्ति बने। दुर्भाग्य से मैजिक अकादमी के रास्ते में कुछ जंगली भेड़ियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और उनके दादा ने उनकी रक्षा के लिए खुद को भी बलिदान कर दिया। अपने पास कुछ भी न होने के कारण जंगल में घूमते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः टिम्बर विलेज के बाहरी इलाके में भूख से मर गया। सभी प्रकार के जादू से भरी इस रहस्यमय दुनिया में शक्तिशाली योद्धा और सबसे सम्मानित जादूगर दोनों मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से केवल उन ताकतवर लोगों को ही इस दुनिया में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा जो लड़ने में अच्छे थे। अपनी दौड़ के बीच में लड़खड़ाते हुए झांग जिंग गलती से फिसल गया और उसका पैर घायल हो गया। आखिरकार वह अभी भी काफी छोटा था, उसके कदम अभी भी काफी अस्थिर थे और उनमें संतुलन की कमी थी। शैतान फूल के फल को चबाते हुए वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। फल के चिपचिपे बैंगनी लेप से उसकी ठुड्डी ढकी होने के कारण उसकी शक्ल दूसरों की नजरों में काफी मनोरंजक लग रही थी। हर किसी के पास सोने की उंगली है, फिर भी मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं है? अगर टिम्बर विलेज के ग्रामीण मुझे अपने साथ रखने के लिए इतने दयालु नहीं होते तो मैं 3 दिन पहले ही भूख से मर गया होता। यह सोचना कि इस दुनिया में आने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मैं लगभग भूख से मर गया था, कितना हास्यास्पद है। उसके विचारों के बीच में एक मधुर ध्वनि उसके दिमाग में गूंज गई। अगले ही पल वह अचानक अपनी प्रारंभिक स्थिति से गायब हो गया और किसी अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसके सामने अनगिनत पेड़ों से घिरा एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। दिव्य ड्रैगन द्वीप को बुलाने के लिए बधाई। बधाई हो, आपने दिव्य ड्रैगन पोषण प्रणाली प्राप्त कर ली है। झांग जिंग ने अपने सामने का दृश्य शून्यता से देखा और असमंजस में पूछा, मुझे ड्रैगन पालने की आवश्यकता क्यों होगी? आप ड्रैगन को अपने पालतू जानवर के रूप में मान सकते हैं। अपने दिल में चिल्लाते हुए झांग जिंग की भ्रमित अभिव्यक्ति तुरंत संकट में बदल गई। जबकि दूसरों के पास अपनी अंगूठियों में किसी प्रकार के पूर्वज या विभिन्न प्रकार की जादुई प्रणालियां थीं, दूसरी ओर उन्हें पालतू जानवर पालने की एक प्रणाली दी गई थी। यह सुनकर उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें आंसू आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पिंजरों में पालतू ड्रैगन का एक झुंड रखना होगा और हर दिन अपनी दुकान पर बैठना होगा और रईसों और सामंतों द्वारा उसके ड्रैगन खरीदने का इंतजार करना होगा? क्या उन्हें भविष्य में ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया था? झांग जिंग तुरंत दुख से भर गया जब उसने पृथ्वी पर सभी प्रकार के बिल्ली के बच्चे और पिल्ले बेचने वाली पालतू जानवरों की दुकानों के बारे में सोचा। हालांकि सिस्टम द्वारा बताई गई अगली चीज ने उसके सभी शुरुआती विचारों को मिटा दिया और इसके बजाय वह खुशी से झूम उठा। पालतू ड्रैगन को बड़ा करके एक दिव्य ड्रैगन बनाया जा सकता है। चाहे आप कहीं भी जाएं, यह आपके पक्ष में खड़ा रहेगा और इस दुनिया पर आपके प्रभुत्व में आपके साथ लड़ेगा। कृपया डिवाइन ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करें और सिस्टम खोज पर काम करना शुरू करें। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, झांग जिंग को अपने पैर फिर से जमीन पर पड़ते हुए महसूस हुए। यह द्वीप निश्चित रूप से छोटा नहीं था, क्योंकि उनका अनुमान था कि इसका आकार पृथ्वी पर मौजूद हैनान द्वीप के समान ही होगा। शुरुआती मिशन अब शुरू होगा। शुरुआत में आपको 2000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन देखकर उसे तुरंत ऐसा लगा मानो उसका जैकपॉट लग गया हो। आखिरकार टिम्बर विलेज में हर कोई आमतौर पर तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल और व्यापार करता था। यहां तक कि चांदी के सिक्के भी कम ही देखने को मिलते थे। सोने के सिक्के तो दूर की बात है। सबसे पहले उसने मुट्ठी भर सोने के सिक्के लिए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। झांग जिंग ने अपना हाथ खोला और देखा कि उसने केवल 5 सोने के सिक्के निकाले थे। नहीं, वह और भी अधिक हड़पना चाहता था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपने छोटे हाथों में केवल इतना ही रख सका। द्वीप मास्टर, आपको इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्कों को इच्छानुसार आपकी जेब में ले जाया जा सकता है। झांग जिंग थोड़ा अचंभित हो गया और अवाक रह गया। मेरा पहला मिशन एक बेस कैंप का निर्माण करना है, जिसके लिए 200 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। यह ड्रैगन के घोंसले के निर्माण के लिए एक आवश्यक इमारत के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही झांग जिंग ने नियंत्रण कक्ष खोला और इंटरफेस के माध्यम से स्कैन किया। निर्माण के विकल्प को ध्यान में रखते हुए उसने फिर इसे अपने दिमाग में सक्रिय किया। अगले ही पल द्वीप पर एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी, जैसे पृथ्वी पर यूरोप की मध्ययुगीन इमारतों के डिजाइन के समान एक इमारत पतली हवा से दिखाई दी। मिशन पूरा करने पर बधाई, आपको 10 अनुभव अंक और 100 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्तर ऊपर उठाने पर बधाई, आपकी वर्तमान रैंक अप्रेंटिस फाइटर की है। झांग जिंग ने वास्तव में ऐसे ही स्तर बढ़ाया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पास एक 20 वर्षीय युवा वयस्क के समान ताकत है। फिर उन्होंने अपने स्टेटस बार को देखा, जिससे पता चला कि उनके पास वर्तमान में 1900 सोने के सिक्के हैं, जबकि उनके अनुभव बिंदु अब 0/20 थे। हो रहा है। 2. दूसरा शुरुआती मिशन, एक महल का निर्माण। ड्रैगन के घोंसले की आवश्यक इमारतों के निर्माण के लिए आपको 300 सोने के सिक्कों का उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे ही बेस कैंप अचानक एक महल में बदल गया, एक और उज्ज्वल रोशनी ने क्षेत्र को रोशन कर दिया। मिशन पूरा करने पर बधाई, आपने 20 अनुभव अंक और 200 सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं। स्तर ऊपर उठाने पर बधाई, वर्तमान रैंक नौसिखिया योद्धा। अचानक
6 साल के झांग जिंग के शरीर में पहले से महसूस की गई शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह हुआ। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचने से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया क्योंकि उसे लगा जैसे वह आसानी से 10 सामान्य मनुष्यों से मुकाबला कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। अपने उत्साह के बीच में उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बहुत तेजी से पहले कुछ रैंकों तक पहुंचने में सक्षम होगा। तीसरा शुरुआती मिशन, लेवल 1 ड्रैगन के घोंसले का निर्माण करें। ड्रैगन के अंडे सेने के लिए आपको 400 सोने के सिक्कों का उपयोग करना होगा। महल के पश्चिम की ओर अचानक मार्च का एक टुकड़ा दिखाई दिया क्योंकि दलदली भूमि के बीच में एक पत्थर की गुफा उभरी हुई थी। मिशन पूरा करने पर बधाई, आपने 30 अनुभव अंक और 300 सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं। शेष सोने के सिक्के 1700। स्तर ऊपर उठाने पर बधाई, वर्तमान रैंक मध्यवर्ती योद्धा। झांग जिंग ने उत्साह में कहा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा हूं? अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं शायद एक ही मौके से एक बाघ को मार सकता हूं। चौथा शुरुआती मिशन, सेने के लिए एक यादृच्छिक ड्रैगन अंडा चुनें। इस मिशन के लिए किसी सोने के सिक्के की आवश्यकता नहीं है। उसी समय 2 मीटर लंबी फल मशीन अचानक हवा में दिखाई दी। हालांकि इसमें कुल 24 ग्रिड दिखाए गए थे, उनमें से केवल आधे ही ड्रैगन के अंडों से भरे हुए थे जबकि अन्य आधे खाली थे। दूसरे शब्दों में उसके जीतने की 50% संभावना थी। अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा? फिर आपको ड्रैगन अंडे निकालने के अधिक अवसर अर्जित करने के लिए अतिरिक्त कार्य करने होंगे। तो फिर आप मुझे एक अंडा क्यों नहीं दे देते? तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? झांग जिंग ने अपनी हथेलियां एक साथ जोड़ ली और अपने दिल में व्यवस्था को कोसते हुए भाग्य के देवता से प्रार्थना की। फिर उसने स्टार्ट बटन दबाया। जैसे ही प्रकाश ग्रिड के चारों ओर स्थानांतरित हुआ, अंततः यह एक काले ड्रैगन अंडे वाले ग्रिड पर आ गिरा। मुझे यह मिल गया, मैं आज बहुत भाग्यशाली हूं, झांग जिंग खुशी से चिल्लाया। उसी समय बास्केटबॉल के आकार का एक अंडाकार काला अंडा जमीन पर दिखाई दिया। द्वीप मास्टर, ब्लैक ड्रैगन अंडा प्राप्त करने पर बधाई। द्वीप मास्टर, कृपया ड्रैगन अंडे को ड्रैगन के घोंसले पर रखें ताकि वह फूट सके। एक ही विचार के साथ झांग जिंग ने ड्रैगन अंडे को दलदली भूमि की पत्थर की गुफा में पहुंचाया। सिस्टम, ड्रैगन को अंडे सेने में कितना समय लगेगा? 1 दिन काफी है। क्या अद्भुत व्यवस्था है। अपने पिछले जीवन में उनके द्वारा पढ़े गए कुछ उपन्यासों के अनुसार ड्रैगन के अंडे से निकलने में आमतौर पर कई 100 साल लग जाते थे। बेशक अगर वह पर्याप्त सक्षम होता तो यह एक अलग कहानी होती। पलक झपकते ही 1 दिन बीत गया जब झांग जिंग अधीरता से ड्रैगन द्वीप में वापस प्रवेश कर गया। उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी क्योंकि जैसे ही उसने द्वीप में प्रवेश किया, ड्रैगन अंडे सेने ही वाला था। उस समय ड्रैगन अंडे का खोल हर तरफ छोटी छोटी दरारों से ढका हुआ था। झांग जिंग ने घबराकर ड्रैगन अंडे को देखा। अगले ही सेकंड में अंडे का छिलका टूट गया और एक युवा काला अजगर उसके सामने आ गया। फिर उसने धीरे धीरे अपने शरीर का विस्तार करने से पहले अपने शरीर को ढकने वाले चिपचिपे पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए अपने शरीर को कुछ बार हिलाया। द्वीप मास्टर, मिशन पूरा करने पर बधाई, आपने 40 अनुभव अंक और 400 सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं। मैंने स्तर क्यों नहीं बढ़ाया? अपने विशेषता पैनल को खोलते हुए झांग जिंग ने देखा कि एक उन्नत योद्धा में स्तर तक पहुंचने के लिए 100 अनुभव अंकों की आवश्यकता थी। ठीक है, यह तो बस शुरुआत है, मुझे चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस क्षण सिस्टम ने बोलना जारी रखा। जादुई प्रतिभा सक्रिय, वर्तमान रैंक अप्रेंटिस मैच, अनुभव अंक 0/20। मैजिक मिशन की शुरुआत, युवा ड्रैगन को डेविल फ्लावर फल खिलाएं, एक फल एक अनुभव बिंदु के बराबर है। यंग ड्रैगन, अनुभव अंक 0/10। आप डेविल फ्लावर फ्रूट के बीज सिस्टम स्टोर से खरीद सकते हैं। शैतान फूल फल, ओल्ड मैन ली के पास 30 से अधिक डेविल फ्लावर फल थे। हालांकि उन कुलीनों और रईसों को ऐसे निम्न गुणवत्ता वाले फलों की परवाह नहीं थी, फिर भी गरीबों ने उन्हें खजाने के रूप में माना। ओल्ड मैन ली से एक और डेविल फ्लावर फ्रूट चुराने से पहले वह बाहर जाकर चीजों पर नजर डालेगा। जादू की अपनी प्रतिभा के साथ वह अब एक योद्धा और एक जादूगर दोनों बन गया था। यह बहुत अधिक आश्चर्यजनक था। सबसे पहले उसने सोचा कि सिस्टम उसे किसी प्रकार का ड्रैगन योद्धा बना देगा। इस प्रकार उसने एक महान ड्रैगन योद्धा के रूप में एक बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी चलाने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि व्यवस्था उसे एक जादूगर की प्रतिष्ठित पहचान प्रदान करेगी। संक्षेप में, झांग जिंग को वर्तमान में अपनी इमारतों को उन्नत करने, एक योद्धा और एक जादूगर दोनों के रूप में स्तर ऊपर उठाने और अपने ड्रैगन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त फल प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ये काम ज्यादा परेशानी वाले नहीं थे। इस समय एक प्यारी आवाज ने झांग जिंग को उसके विचारों से जगाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक आधा मीटर लंबा गहरे रंग का बच्चा उसके सामने आ गया। झांग जिंग स्वाभाविक रूप से स्तब्ध था। छोटा अजगर कहां गया? यह बच्चा कहां से आया? एक अब जब झांग जिंग ने करीब से देखा, नहीं, यह सही नहीं है, यह कोई बच्चा नहीं था, बल्कि अंडे से निकला छोटा अजगर था। छोटे ड्रैगन का पूरा शरीर कोयले की तरह काला था और यह काले चमकदार तराजू की एक पतली परत से ढका हुआ था। हालांकि यह बेहद बदसूरत हो गया क्योंकि जब उसका आराम कर रहा चेहरा उसे देखने लगा तो वह गुस्से में दिखाई देने लगा। छोटे ड्रैगन से थोड़ा ही बड़ा होने के कारण झांग जिंग की त्वचा का रंग सामान्य पीला था, जबकि छोटे ड्रैगन का रंग शुद्ध काला था। उस क्षण दोनों बच्चे एक दूसरे के आकार के हो गए। झांग जिंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, तुम्हारे इस भाव से क्या हुआ? हालांकि छोटे काले ड्रैगन द्वारा बोले गए अगले कुछ शब्दों ने झांग जिंग को अवाक कर दिया। क्या तुम्हारा कोई बेहतर दिखता है? इतना कहने के बाद छोटे काले अजगर ने गर्व से अपना सिर उठाया और अंडे का छिलका उठाकर खाने से पहले झांग जिंग को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। क्या यह स्क्रिप्ट कुछ खराब नहीं है? क्या ऐसे जीव आमतौर पर अपने अंडे से निकलने वाले पहले व्यक्ति को देखते ही उस पर झपट नहीं पड़ते होंगे और उसे प्यार से मां नहीं कहते होंगे? इसके अलावा इस छोटे काले अजगर ने अंडों से निकलने के बाद वास्तव में एक इंसान का रूप ले लिया था। वह न केवल मानवीय भाषा बोल सकता था, बल्कि लोगों का अपमान करना और डांटना भी जानता था। छोटे काले अजगर, मैंने ही तुम्हें रचा है, इसलिए तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना ठीक नहीं है। तुम मुझसे बिल्कुल अलग दिखते थे। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम एक इंसान हो, एक मामूली इंसान। यह छोटा अजगर काफी चतुर था। अपने जन्म के समय से ही ड्रैगन जाति की शक्तिशाली स्मृति जीन विरासत में मिलने के कारण उसे निश्चित रूप से आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। थोड़ी देर बाद छोटे काले अजगर ने अंडे का छिलका खाना खत्म कर दिया और खुद को फैलाना शुरू कर दिया। उसने झांग जिंग को नजरअंदाज कर दिया और सोने के लिए गुफा में चला गया। मैं आपसे बाद में निपटूंगा, झांग जिंग ने चिढ़कर ड्रैगन द्वीप छोड़ते समय बुदबुदाया। रात में एक छोटी सी काली आकृति ओल्ड मैन ली के फलों के बगीचे में घुस आई।
यह अब डेविल फ्लावर फ्रूट ट्री के लिए फसल काटने का सही समय था, जो अब 3 साल से बड़ा हो गया था। झांग जिंग को आमतौर पर डेविल फ्लावर फलों को चुराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब वह हल्की छलांग लगाकर आसानी से 2 मीटर हवा में उछल सकता था। थोड़ी देर में वह पहले ही 20 फल तोड़ चुका था और सीधे ड्रैगन द्वीप में चला गया। जब वह अंदर गया तो सबसे पहले उसने चिंतित छोटे काले अजगर को देखा। पूरे दिन सोने के बाद छोटा काला अजगर अब अपनी पूंछ हिला रहा था और द्वीप के चारों ओर लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था। इसकी कमजोर शक्ल देखकर ही झांग जिंग बता सकता था कि यह भूखा है और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। झांग जिंग की बढ़ती आकृति को देखकर छोटे काले ड्रैगन ने अपनी ठुड्डी उठाई और अहंकार से भरा होने का नाटक किया। फिर उसने जल्दी से अपना सिर एक तरफ कर लिया। झांग जिंग मन ही मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। हम देखते हैं तुम कब तक उस अहंकारी कृत्य को जारी रख पाओगे। झांग जिंग ने खाने के लिए डेविल फ्लावर फल निकालने से पहले एक चिकने पत्थर पर बैठकर मन ही मन सोचा। झांग जिंग द्वारा फल को काटने की आवाज सुनकर छोटा काला ड्रैगन तुरंत अपने कदमों में रुक गया, जैसे कि उसने अभी अभी किसी प्रकार की आंदोलन तकनीक का उपयोग किया हो। फिर उसने हवा में गंध सूंघी। सुगंधित गंध की दिशा में अपना सिर घुमाते हुए छोटे काले अजगर ने सामने के दृश्य को देखा और तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर आज्ञाकारी बन गया। छोटे काले अजगर के पेट की बड़बड़ाहट सुनकर झांग जिंग ने जानबूझकर अपने भोजन को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया। कितना स्वादिष्ट। झांग जिंग ने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा और छोटे काले अजगर को शर्मीले अंदाज में उसकी ओर आते देखा। निश्चित रूप से बच्चों से निपटने के लिए भोजन सबसे प्रभावी हथियार था। भले ही आप गौरवान्वित ड्रैगन जाति के बच्चे हों, आपकी प्रवृत्ति आपको अपना सिर नीचे करने और मेरे प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरित करेगी। आप क्या खा रहे हैं? झांग जिंग के सामने खड़े होकर छोटे काले अजगर ने अपनी आंखें घुमाकर लार पीते हुए पूछा। उनका रवैया पहले से बिल्कुल बदला हुआ था। यह देखना काफी प्रभावशाली था कि उसकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कितनी तेजी से बदल गई थी। झांग जिंग ने अपने पैर क्रॉस किए और कहा, यह डेविल फ्लावर फ्रूट है। क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? छोटे काले अजगर ने अपने होंठ चाटते हुए कमजोरी से कहा। नहीं, झांग जिंग ने अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए कहा। 2 सेकंड बाद, भाई कृपया, मैं भूख से मर रहा हूं। छोटे काले अजगर की व्यथित आवाज सुनकर झांग जिंग को भी अपनी शर्ट के कोने से हल्का खिंचाव महसूस हुआ। उसने वास्तव में मुझे भाई कहा। क्या उसने आखिरकार हार माननी शुरू कर दी है? चूंकि मैंने तुम्हें पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हें मुझे पिता कहना होगा। तुम एक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना पिता नहीं कह सकता। जल्दी करो, मैं डेविल फ्लावर फल खाना चाहता हूं। छोटा काला अजगर लगातार उसके कपड़ों के कोने को खींचता रहा। यदि आप ऐसा करने से इनकार करते हैं तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए एक ड्रैगन में बदल जाओ। चूंकि झांग जिंग ने पहले कभी असली ड्रैगन नहीं देखा था, वह निश्चित रूप से इसके परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटे काले अजगर ने उसी स्थान पर अपना शरीर मोड़ लिया। घुटने टेककर और मुट्ठी बंद करके उसने अपना परिवर्तन शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि उसकी मुद्रा ऐसी लग रही थी मानो वह शौच कर रहा हो, झांग जिंग को अचानक उसे देखकर हंसने की इच्छा हुई। अगले ही पल करीब आधा मीटर लंबा एक काला अजगर हवा में तैरता नजर आया। इसके सिर पर 2 ड्रैगन सींग और 4 सभ्य आकार के पंजे के साथ इसका पूरा शरीर पतले और चिकने तराजू से ढका हुआ था। यह मूलतः वैसा ही लग रहा था जैसी उसने अपने मन में कल्पना की थी। जब छोटा काला ड्रैगन पूरी तरह से एक विशाल ड्रैगन में परिपक्व हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से उस पर सवारी करने में सक्षम होगा। जल्द ही छोटा काला अजगर एक बच्चे के रूप में वापस आ गया। मैं अब शैतान फूल फल खाना चाहता हूं। मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मुझे अपने स्वामी के रूप में पहचानना होगा। झांग जिंग ने अपनी जेब से एक डेविल फ्लावर फ्रूट निकाला और उसे छोटे काले ड्रैगन के सामने घुमाया। नहीं, मैं केवल सबसे मजबूत इंसान को ही अपने स्वामी के रूप में पहचानूंगा। आप बहुत कमजोर दिखते हैं। जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों से निपटते समय छोटा काला अजगर अचानक चालाक हो गया। यदि आप मुझे अपने स्वामी के रूप में नहीं पहचानते हैं, तो मैं अब विदा ले लूंगा। झांग जिंग खड़ा हुआ और ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वह जाने वाला है और उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हें पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि मैं उस समय लगभग भूखा मर गया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैंने खाना बना लिया होता, वह ड्रैगन अंडा, और उसे खा लिया। इस समय छोटा काला अजगर भूख से अपना दिमाग खोने की कगार पर था। जैसे ही झांग जिंग 3 मीटर दूर चला गया, छोटे काले अजगर ने अपने दांत पीस लिए और दयनीयता से कहा, ठीक है, मैं आपको अपने स्वामी के रूप में पहचानता हूं, लेकिन हम केवल बराबरी के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बराबरी का अनुबंध सबसे सार्थक अनुबंध था जिस पर ड्रैगन जाति मनुष्यों के साथ हस्ताक्षर कर सकती थी। जबकि मनुष्य ड्रैगन जाति की अनूठी विशेषताओं का आनंद ले सकते थे, ड्रैगन जाति भी मानव की मृत्यु तक सीमित नहीं थी। इसी तरह इंसान पर भी ड्रैगन का असर नहीं होगा। सफलता, मैं बच्चों से झूठ बोलने में सचमुच बहुत अच्छा हूं। इस समय बराबरी का अनुबंध अधिक उपयोगी नहीं था, क्योंकि छोटा काला ड्रैगन अभी भी अपनी अपरिपक्व अवस्था में था। अनुबंध के लाभ केवल तभी दिखाई देंगे जब वह धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित ड्रैगन में परिपक्व हो जाएगा। तो फिर चलो जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। झांग जिंग ने गलती से वही भाषा बोली जो वह पृथ्वी पर इस्तेमाल करता था। फिर भी छोटा काला अजगर मोटे तौर पर उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ सकता था। फिर इसने विभिन्न अजीब मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। एक पल में प्रकाश की एक अंधेरी किरण आकाश में उठी और डिवाइन ड्रैगन द्वीप के ऊपर पूरे आकाश में लहर दौड़ गई। जादू के पूरा होने पर झांग जिंग को अपने और छोटे काले ड्रैगन के बीच किसी प्रकार का स्पष्ट संबंध महसूस हो सकता था। उस पल झांग जिंग के दिल में छोटे काले ड्रैगन की एक धुंधली छाया दिखाई दी। यह छोटे काले अजगर की आत्मा का निशान था। साथ ही वह इसकी आत्मा में जादुई शक्ति के संकेत को भी महसूस कर सकता था। इसके अलावा जिस गति से वह तात्विक जादू को अवशोषित कर सकता था, वह दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। पलक झपकते ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे छोटा काला ड्रैगन अपनी आत्मा की गहराई में हो रहे अजीब बदलावों को देख रहा हो। हालांकि वह जोर से चिल्लाने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ा रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए डेविल फ्लावर फल सौंप दो। झांग जिंग ने छोटे काले ड्रैगन की ओर घूरकर देखा, जिससे उसने सहज रूप से अपनी गर्दन पीछे कर ली। मास्टर, मुझे सच में भूख लगी है। मैं अब डेविल फ्लावर फल खाना चाहता हूं। ठीक है, झांग जिंग ने छोटे काले ड्रैगन पर एक शैतान फूल का फल फेंका। अब से तुम्हें हे बाव कहा जाएगा। जब तुम बाहरी लोगों के सामने एक इंसान के रूप में रहोगे, तो तुम्हें मुझे भाई जिंग कहना होगा। क्या आप समझे? C5 जादुई कौशल साझा करना। जैसे ही छोटे काले अजगर ने शैतान फूल के फल को खाया, झांग जिंग वास्तव में यह नहीं बता सका कि क्या वह झांग जिंग के अनुरोध पर सहमत हुआ था।
लेकिन जब छोटे काले अजगर ने फल खा लिया तो उसके शरीर से अचानक एक काली गैस निकली, क्योंकि वह पहले की तुलना में थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा था। पहले चरण में पहुंचने से पहले युवा ड्रैगन को अभी भी 9 और फलों का उपभोग करने की आवश्यकता है। वर्तमान अनुभव अंक 1/10। बधाई हो, आपने फीडिंग मिशन पूरा कर लिया है। आपने 20 जादुई अंक और 200 सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं। बधाई हो, आप नौसिखिया जादूगर के पद पर आ गए हैं। जादूगर अनुभव अंक 0/40। योद्धा अनुभव अंक 40/100। आपने मैच की मूल ध्यान कलाएं प्राप्त कर ली है। आपने ब्लैक ड्रैगन की मूल ज्वाला श्वास तकनीक और काटने की तकनीक भी प्राप्त की है। जादुई कौशल सीखने के बाद झांग जिंग खुशी से भर गया। जैसे उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान कला की खेती की। ऐसा करने के बाद अब वह खुली आंखों से हवा में तैरते जादुई तत्वों को महसूस कर सकता था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि उसकी मानसिक ऊर्जा उसके दिमाग में तेजी से घूम रही है, जैसे कि उसके दिमाग में पूरी जगह का विस्तार हो रहा हो। हालांकि उन्होंने अभी अभी ध्यान कला सीखी थी, यह सुखद आश्चर्य बहुत अचानक आया था। लौ सांस लेने की तकनीक। कौशल के सक्रिय होने पर झांग जिंग ने अपने मुंह से आग का गोला उगल दिया। लौ की ताकत आधी अधूरी नहीं थी, लेकिन इसने झांग जिंग के शरीर में जादू के एक छोटे से हिस्से को भी भस्म कर दिया। अगर किसी जादू विशेषज्ञ को पता चले कि 6 साल का बच्चा न केवल नौसिखिया जादूगर बन गया है, बल्कि आग की लपटें भी उगल सकता है, तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगेगा। छोटे काले ड्रैगन ने झांग जिंग को घूरते हुए डेविल फ्लावर फ्रूट को चबा लिया। मास्टर, यह एक डेविल फ्लावर फल पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और दो। हे बाव की आवाज सुनकर झांग जिंग थोड़ा चौंका। वह अपने नए कौशल को आजमाने में इतना केंद्रित था कि वह उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। ये शैतान फूल फल आपके लिए है। झांग जिंग ने शेष 19 डेविल फ्लावर फल निकाले और उन सभी को छोटे काले ड्रैगन को दे दिया। वाह, वहां बहुत सारे शैतान फूल फल हैं। धन्यवाद मास्टर। शुद्ध उत्तेजना में अपने शरीर को हिलाते हुए छोटे काले ड्रैगन ने झांग जिंग के खिलाफ अपना सिर रगड़ा। एक पल में छोटे काले अजगर ने सभी 19 डेविल फ्लावर फलों को खा लिया। ऐसा करने के बाद छोटा काला ड्रैगन 1 मीटर से अधिक बढ़ गया और अब झांग जिंग से थोड़ा लंबा हो गया। युवा ड्रैगन का स्तर दूसरे चरण तक बढ़ गया है। अनुभव अंक 9/100। नई आवश्यकताओं को देखकर झांग जिंग को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटे काले ड्रैगन को फिर से समतल करने के लिए उसे 100 डेविल फ्लावर फलों का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में उसे कोटा पूरा करने के लिए ओल्ड मैन ली के सभी फल चुराने होंगे। हालांकि वह अब ओल्ड मैन ली से चोरी नहीं कर सका, नहीं वह उनसे उन्हें खरीद सकता था। आखिरकार अगर ओल्ड मैन ली ने झांग जिंग को एक भी सोने का सिक्का निकालते देखा तो वह निश्चित रूप से सोचेगा कि झांग जिंग ने इसे कहीं से चुराया है। न केवल झांग जिंग डेविल फ्लावर फल खरीदने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि उस पर चोरी का संदेह भी हो सकता है। इसके अलावा वह डेविल फ्लावर फलों को चुराने के लिए अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। चूंकि गांव वालों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से उन्हें धमका नहीं सकता था। इस बिंदु तक सोचते हुए झांग जिंग ने सिस्टम स्टोर खोला और डेविल फ्लावर फलों के बीज की तलाश की। ऐसा करने पर उसने पाया कि एक बीज से उसे 200 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके अलावा डेविल फ्लावर फल का एक बीज केवल 20 फल ही पैदा कर सकता है। लिटिल ड्रैगन के स्तर को बढ़ाने के लिए झांग जिंग के पास उनमें से 5 बीज खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 5 बीज खरीदने के लिए 1000 सोने के सिक्के खर्च करने के बाद भी उसके पास 1300 सोने के सिक्के बचे थे। सिस्टम स्टोर में वह इस विशेष पृष्ठ पर केवल कुछ ही मिशन संबंधित आइटम देख सका। चूंकि मिशन से संबंधित वस्तुओं का अगला पृष्ठ अभी तक खुला नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं देख सका कि अंदर क्या था। फिर भी उसने सोचा कि वे सभी अच्छी चीजें थीं और उसने निश्चय किया कि उसके शेष सोने के सिक्के उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस प्रकार उसे जल्द से जल्द अधिक पैसा कमाने का एक तरीका सोचने की जरूरत थी। इसके साथ झांग जिंग ने ड्रैगन द्वीप के विशेष क्षेत्र में 5 बीज बोए और डेविल फ्लावर फल के पकने का इंतजार किया। इस समय सिस्टम ने उसे कोई नया मिशन नहीं दिया, भले ही शुरुआती मिशन पूरे हो गए हों। फिलहाल कुछ और करने को नहीं होने के कारण झांग जिंग सिस्टम डोमेन से बाहर निकल गया और उस फल के पेड़ के नीचे दिखाई दिया जहां से उसने शुरू में डोमेन में प्रवेश किया था। हाँ, गांव में आग क्यों लग रही है? उस समय वह दूर से जलती हुई लाल रोशनी देख सकता था, जिससे एक छोटा सा क्षेत्र जगमगा रहा था। झांग जिंग उस दिशा से घबराई हुई आवाजें और धीमी गुर्राने की आवाज भी सुन सकता था। भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला कर रहा होगा। झांग जिंग चौंक गया। अभी भी आधी रात थी, तो भेड़िए गांव पर हमला क्यों करेंगे? आमतौर पर सामान्य जंगली जानवर दूर छिप जाते हैं और मानव बस्तियों से बचते हैं। यहां तक कि निम्न स्तर के राक्षसी जानवर भी आसानी से खुद को इंसानों के सामने दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक मध्यवर्ती योद्धा के साधना स्तर के साथ झांग जिंग की आकृति चमकती हुई जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ी। उसे भेड़ियों के झुंड को भगाना था और ग्रामीणों को बचाना था। साथ ही वह झांग जिंग के दादा का बदला लेने का अवसर भी ले सकता था। C6 राक्षसी भेड़ियों का हमला। जल्दी लकड़ी जलाओ। दूर से ग्राम प्रधान की तीव्र चीखें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि वह एक दर्जन से अधिक युवकों का नेतृत्व कर रहा था और पीछे से तेजी से आ रहा था। जैसे ही उन्होंने जलाओ लकड़ी के 2 ढेर जलाए जो 1 मीटर से अधिक ऊंचे थे, पूरा क्षेत्र लाल रंग से चमक उठा। हालांकि कुछ जंगली भेड़िए डर के मारे झिझकते हुए पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में अशुभ चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से गहरी चीख निकाली। इतने सारे भेड़िए क्यों हैं? गांव का मुखिया अजीब ढंग से मन ही मन बुदबुदाया। आमतौर पर केवल 1 या 2 अकेले भेड़िए ही कभी कभी गांव में घुसपैठ करते थे और मुर्गी या बत्तख चुरा लेते थे, जो अभी भी स्वीकार्य था। हालांकि यह पहली बार था जब 5 या 6 भेड़ियों का एक पूरा झुंड गांव में घुसा था। क्या जंगल की गहराई में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई होगी? उसके असमंजस के क्षण में आग के दूसरे छोर पर खड़े भेड़ियों में से एक अचानक चिल्लाया। उन चीख पुकार को सुनकर ग्रामीणों के हाव भाव काफी बदल गए। अरे नहीं, वह भेड़िया अपने बाकी साथियों को बुला रहा था। निश्चित रूप से 1 मिनट से भी कम समय में गांव के आसपास से पन्ना हरे रंग की चमक के कई जोड़े उभरे। जंगल के अंधेरे में भेड़ियों की नजर पड़ी तो ग्रामीण दहशत में आ गए। वहां इतने सारे भेड़िए क्यों थे? उनमें से कम 40 से 50 थे। चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? गांव वालों ने स्थिति के बारे में कितना भी सोचा, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर भी निश्चित रूप से उनके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था।
भेड़ियों ने ग्रामीणों को डरावनी निगाहों से देखा। उनमें से कुछ के मुंह के कोनों से लार भी टपक रही थी। इस समय भेड़िए किसी भी समय अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार लग रहे थे। अचानक बछड़े के आकार का एक भेड़िया धीरे धीरे भेड़ियों के झुंड के पीछे से आया। उस असामान्य रूप से विशाल भेड़िए को देखकर ग्रामीण ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे ही ठंडी ठंड उनकी रीढ़ को कंपा रही थी, उनके दिल तुरंत हिल गए। प्रिय भगवान, वह एक राक्षसी जानवर था। उस पल में ग्रामीण निराशा के क्षण में गिर गए। डरपोक ग्रामीणों में से एक अचंभे में पड़ गया। उसके हाथ सुन्न हो जाने के कारण जिस कुदाल को उसने पकड़ रखा था वह बिना उसे बताए जमीन पर गिर गई। उसी समय अधिक से अधिक ग्रामीण अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। सामान्य लोगों की तरह अकेले भेड़ियों का शिकार करने के लिए भी उन्हें पहले से ही बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि जब एक राक्षसी जानवर का सामना करना पड़ा तो उनके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी। राक्षसी भेड़िया, जो स्पष्ट रूप से झुंड का अल्फा भेड़िया था, धीरे धीरे आग की ओर बढ़ रहा था। कमजोर इंसानों के इस समूह का सामना करते हुए यह राक्षसी भेड़िया बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लगा, बल्कि वह गिरोह के नेता की तरह लग रहा था जो अपने साथियों के समूह को दावत के लिए बाहर ले जा रहा था। राक्षसी भेड़िया ने लंबी चीख निकालते हुए झुंड के बाकी सदस्यों को हमला शुरू करने का संकेत दिया। भेड़ियों की आंखों में लालच और क्रूरता दिखाई देने लगी जब वे ग्रामीणों का भोजन चखने के लिए उनकी ओर झपटे। हर कोई एक साथ रहो, हम इन जानवरों से मौत तक लड़ेंगे। जितना हो सके उतने भेड़ियों को मार डालो, हम इन जानवरों को इतनी आसानी से हमें निगलने नहीं दे सकते। ग्राम प्रधान की गंभीर और हताश आवाज सुनकर सभी ने अपना मनोबल बढ़ाते हुए अपने हाथों में खेती के औजारों पर पकड़ मजबूत कर ली। पेटू भेड़िए आग के बीच से कूदकर पंखे के आकार में खड़े हो गए। पलक झपकते ही वे सभी ग्रामीणों से 4 मीटर से कुछ अधिक दूर खड़े हो गए। अगले ही पल भेड़ियों का झुंड हवा में उछला और ग्रामीणों की ओर झपटा, क्योंकि उनकी जानवर जैसी आकृतियां धीरे धीरे सभी ग्रामीणों की नजरों में बड़ी हो गईं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में एक स्पष्ट और निर्णायक लेकिन कुछ हद तक बचकानी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम जानवरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पलक झपकते ही हर किसी की नजरें धुंधली हो गईं और उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक विशेष भूरा भेड़िया जो ग्रामीणों की ओर झपट रहा था, उसने एक पीड़ादायक चीख निकाली और फिर आग के दूसरी ओर अपनी प्रारंभिक झपट से भी तेज गति से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1 दर्जन बार जमीन पर लुढ़कने से उसकी आधी से अधिक आग बुझ गई थी, जिससे उसका खूनी मांस और लाल रक्त प्रकट हो गया था। इसके बाद वह बिना हिले डुले जमीन पर कमजोर होकर गिर पड़ा। दूसरे, तीसरे, चौथे और अंततः भेड़ियों के समूह के बाकी सदस्यों के साथ भी यही हुआ और वे दर्द से चिल्लाने लगे, जिससे स्वाभाविक रूप से ग्रामीण उत्तेजना में फूट पड़े। झांग जिंग ठीक समय पर आ गया था और उसने सभी जंगली भेड़ियों को आग के दूसरी तरफ वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। एक मध्यवर्ती योद्धा के रूप में उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ इन जंगली भेड़ियों से निपटना केवल बच्चों का खेल था। इस समय ग्रामीण डरे हुए खड़े थे और 6 साल के झांग जिंग को अपने मुंह से देख रहे थे। उन्हें बस अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बच्चे में अचानक आया बदलाव इतना बेतुका था कि इसे इतनी आसानी से स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। पिछले कुछ दिनों को याद करते ही उनके मन में सदमा लग गया। कुछ दिन पहले वह पतला बच्चा मुश्किल से ठीक से दौड़ पाता था और संतुलन की कमी के कारण अक्सर गिर भी जाता था। यहाँ तक कि जब वह किसी काम में ग्राम प्रधान की मदद कर रहा होता था, तब भी वह लकड़ी का एक गट्ठर भी नहीं उठा पाता था। लेकिन अब उसका पतला और छोटा शरीर आश्चर्यजनक ताकत से बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आसानी से जंगली भेड़ियों को उड़ा दिया, जिससे सभी की जान बच गई। स्तब्ध होकर ग्रामीणों ने झांग जिंग की छोटी सी पीठ को देखा और अचानक एक अजीब सी अनुभूति महसूस की, जिससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हुआ। जब आग के दूसरी ओर राक्षसी भेड़िए ने अपने रिश्तेदारों की लाशों को वापस अपनी ओर उड़ते हुए देखा, तो उसके मुंह से एक गहरी और उग्र गर्जना की आवाज आई। ये सभी भेड़िए जिन्होंने उसकी सेवा करने का वचन दिया था, एक के बाद एक मर रहे थे। जब ग्रामीणों ने राक्षसी भेड़िए की आवाज सुनी तो उनका दिल तुरंत पसीज गया। बच्चे, यह एक राक्षसी भेड़िया है। इसकी उपस्थिति से देखते हुए यह दूसरे चरण में से एक होना चाहिए। यहां तक कि उन जंगली भेड़ियों का पूरा समूह भी संभवतः इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ग्राम प्रधान के शब्द वास्तविक चिंता से भरे हुए थे। ग्राम प्रधान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप में से बाकी लोग यहीं रहें। झांग जिंग शांत रहे और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे स्वर में बोले जो स्पष्ट रूप से उनकी उम्र से मेल नहीं खाता था। लेकिन सभी का ध्यान सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाले राक्षसी भेड़िए पर इतना केंद्रित था कि उनमें से किसी ने भी झांग जिंग के असामान्य रवैये पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि किसी भी कारण से अब न तो वे दहशत की स्थिति में थे और न ही वे पहले की तरह डरे हुए थे। इस बीच झांग जिंग को इस दुनिया की खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक राक्षसी जानवर के चरणों के बीच शक्ति और ताकत में अंतर के बारे में तो बात ही छोड़ दें। फिर भी जब गांव के मुखिया ने राक्षसी भेड़िए के वर्तमान चरण का उल्लेख किया, तो वह निश्चित रूप से राक्षसी भेड़िए के शरीर के चारों ओर हल्की हिंसक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इसके बावजूद उसे पूरा विश्वास था कि वह इससे लड़ सकता है। आदमी और जानवर लॉ के माध्यम से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसी भेड़िया जमीन पर लेट गया, उसके 2 भालू जैसे अगले पंजे मजबूती से जमीन पर खड़े हो गए, जबकि उसके 2 पिछले पैर टिड्डे की तरह मुड़े हुए थे, जो किसी भी क्षण हवा में छलांग लगाने के लिए तैयार थे। झांग जिंग अब राक्षसी भेड़िए की हरकतों से अधिक सतर्क रहने लगा था। चूंकि यह पहली बार था जब वह किसी राक्षसी जानवर से लड़ रहा था, इसलिए उसका घबराहट महसूस करना अपरिहार्य था। जैसे ही राक्षसी भेड़िए का गंदा सिल्वर ग्रे फर रात की हवा के साथ लहराया, वह अचानक अपने पिछले पैरों से नीचे गिरा और आगे की ओर झपटा। एक खूनी गंध जो झांग जिंग को काफी अप्रिय लगी, उसकी नाक से गुजरी। उल्टी करने की इच्छा का विरोध करते हुए झांग जिंग ने लगातार देखा और राक्षसी भेड़िया के प्रक्षेप पथ का विश्लेषण किया, क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ग्रामीण घबराकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। बच्चे, सावधान, तुम सब लोग जल्दी से अपने आप को छुपा लो। इससे पहले कि ग्रामीण अपनी बात खत्म कर पाते, झांग जिंग की राक्षसी भेड़िए के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। राक्षसी भेड़िए ने अपना अगला पंजा हवा में बढ़ाया और झांग जिंग के चेहरे पर झपटा। जवाबी हमले के रूप में झांग जिंग नीचे बैठ गया और डेमोनिक वुल्फ के पेट की ओर एक कलाबाजी किक भेजी। हालांकि तेज तर्रार राक्षसी भेड़िया हवा में बगल में घूम गया और अपने शुरुआती हमले को छोड़कर उसकी किक से बचने में कामयाब रहा। जमीन पर उतरने के तुरंत बाद राक्षसी भेड़िए ने कोई समय नहीं छोड़ा और वह उसे पकड़ने की कोशिश में झांग जिंग की ओर वापस झपटा।
उनके गहन आदान प्रदान के बीच झांग जिंग बता सकता था कि उनकी ताकत और गति दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं। इस प्रकार इस राक्षसी भेड़िए को मारना इस समय उसके लिए आसान काम नहीं होगा। हालांकि इस लड़ाई में राक्षसी जानवर का पलड़ा भारी था, क्योंकि वह खुरदरी त्वचा और मोटे मांस के साथ पैदा हुआ था, जो किसी भी सामान्य मानव योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इसके अलावा झांग जिंग भी अपने शरीर के मामले में बहुत कमजोर थे, खासकर जब से वह अभी भी 6 साल का बच्चा था। लेकिन चूंकि वह राक्षसी भेड़िए को आसानी से नहीं मार सकता था, इसलिए उसने फिलहाल उसे अपने साथी के रूप में मानने का फैसला किया। हालांकि झांग जिंग के पास एक मध्यवर्ती योद्धा का साधना स्तर था, लेकिन उसके पास संबंधित स्तर की कोई मार्शल तकनीक नहीं थी। इस प्रकार वह अपने युद्ध अनुभव को बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाते हुए राक्षसी भेड़िए से लड़ने के लिए केवल अपनी नंगी मुट्ठी और पैरों का उपयोग कर सकता था। C8 हे भगवान, बच्चा आग उगलना जानता है। झांग जिंग को हराने में कठिनाई होने पर राक्षसी भेड़िया धीरे धीरे और अधिक चिंतित हो गया कि लड़ाई लंबी चली। एक दूसरे के खिलाफ हिंसक टक्कर के बाद राक्षसी भेड़िया को 5 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जबकि झांग जिंग को कुछ असहज महसूस हुआ क्योंकि उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। हालांकि राक्षसी भेड़िया ने पहले की तरह तुरंत कोई दूसरा लापरवाह हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोलने और रात के आकाश में चिल्लाने से पहले अपने चारों अंगों को सीधा किया और अपना विशाल सिर उठाया। उसकी लंबी और भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और सभी ग्रामीणों के कानों तक पहुंच गई। खुद को कपकपी से बचाने में असमर्थ होने के कारण ग्रामीणों को अपने दिल की गहराइयों से भय की एक अनंत अनुभूति महसूस हुई, क्योंकि उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। सभी को स्वाभाविक रूप से घबराहट महसूस हुई, यहां तक कि खुद झांग जिंग भी अपवाद नहीं थे, यह महसूस करते हुए कि राक्षसी भेड़िए ने अपनी आस्तीन में किसी प्रकार की योजना बनाई थी। खतरे की भावना ने उसे अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। उस पल में राक्षसी भेड़िए की आंखों से अचानक कुछ अजीब लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल उसने अपना खून से भरा मुंह खोला और ऊर्जा की किरण बाहर फेंकी। बच्चे, जल्दी से चकमा दो, वह विंड ब्लेड है, राक्षसी जानवर के विशेष हमलों में से एक। ग्राम प्रधान ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अपना मुंह फिर से खोल दिया और झांग जिंग को मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरने लगा। नहीं, यह संभव नहीं होना चाहिए। महज 6 साल का बच्चा आग कैसे उगल सकता है? क्या झांग जिंग भी एक राक्षसी जानवर हो सकता है? नहीं, झांग जिंग किसी जादू का प्रयोग कर रहा है। इस तरह के विचार सोचते ही गांव के मुखिया के दिमाग में अनियंत्रित रूप से घबराहट होने लगी और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। वह बच्चा वास्तव में इस महाद्वीप का एक महान जादूगर है। हे भगवान, एक 6 साल का जादूगर। अपने युवा दिनों के दौरान गांव का मुखिया एक बार अपने वरिष्ठों के साथ एक बड़े शहर में गया था और वह इतना भाग्यशाली था कि उसकी नजर सम्मानित नौसिखिया जादूगरों पर पड़ी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक नौसिखिया जादूगर को चांदी ग्रे जादुई वस्त्र पहने देखा। चयन समारोह के दौरान धीमी आवाज में अपना मंत्र बोलने के बाद उन्होंने अपने हाथ हिलाए और मुट्ठी के आकार का आग का गोला छोड़ा, जिससे ब्रेजियर में कोयले में आग लग गई। जहां तक राक्षसी वुल्फ के विंड ब्लेड की बात है, इसकी विशेष क्षमता गांव के शिकार मैनुअल में दर्ज की गई थी। उस समय किसी भी ग्रामीण ने ग्राम प्रधान की हैरान अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे सभी उनके सामने हास्यास्पद दृश्य देखकर भयभीत थे। लौ की सांसों से टकराकर हवा का झोंका हवा में कम हो गया। यह देखकर राक्षसी भेड़िया भी चौंक गया, क्योंकि उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि मानव की बुद्धिमत्ता की कमी के कारण वह हमले की अपनी योजना को बदलने के बजाय बस हवा के झोंके चलाता रहा। दूसरे चरण का राक्षसी भेड़िया जो हवा के झोंकों से वार करता रहा, बिल्कुल झांग जिंग के समान स्तर का था, जो एक मध्यवर्ती योद्धा और नौसिखिया जादूगर था। हालांकि झांग जिंग की वर्तमान ताकत थोड़ी कमजोर थी, वह जादू के मामले में स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। जैसे ही झांग जिंग ने एक के बाद एक आग के गोले दागे, राक्षसी वुल्फ की हवा के झोंके धीरे धीरे टिकने में असमर्थ हो गए। अपने लाभ को देखते हुए झांग जिंग का आत्मविश्वास आसमान छू गया। छोटे काले ड्रैगन की आग में सांस लेने की क्षमता को उसकी अपनी क्षमता भी माना जा सकता है। ऐसा किसी भी तरह से नहीं है कि एक ड्रैगन एक साधारण भेड़िए से कमतर हो, है ना? इस लड़ाई में झांग जिंग को अपनी मध्यस्थता कला को प्रसारित करने की परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। उनकी फ्लेम ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग करते समय हवा में मौजूद अग्नि तत्व उनके शरीर की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। इस समय राक्षसी भेड़िया अत्यधिक थकान महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश जादूगरी का उपयोग कर लिया था। अपनी हार के करीब पहुंचकर वह स्पष्टतः पीछे हटना चाहता था। जैसे ही राक्षसी भेड़िया भागने के इरादे से मुड़ा, झांग जिंग अचानक आगे बढ़ा और राक्षसी भेड़िया पर एक मुक्का मारा। उसी समय उसने अपने शुरुआती हमले से पहले भेड़िए की ओर अपनी लपटें छोड़ी। उसी क्षण आग की लपटों ने बैल के आकार के राक्षसी भेड़िए के पूरे शरीर को ढक लिया। शुद्ध पीड़ा में चिल्लाते हुए राक्षसी भेड़िया अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की कोशिश में जमीन पर लुढ़क गया। उस पल में झांग जिंग की मुट्ठी आखिरकार पकड़ में आ गई और उसने राक्षसी भेड़िए पर हमला कर दिया। असहनीय दर्द से कराहते हुए राक्षसी भेड़िया पहले से ही अपना सारा अहंकार खो चुका था। एक कुत्ते की तरह जिसने अपना घर खो दिया था, वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ा रहा था। जैसे ही जादुई लौ तेज हुई, जले हुए फर और भुने हुए मांस की गंध हवा में फैल गई। इस समय झांग जिंग के लिए ग्रामीणों की निराशा और चिंता को शीघ्र ही उत्साहवर्धक आत्माओं और शुद्ध राहत से बदल दिया गया। आखिरकार झांग जिंग ने राक्षसी भेड़िए को गांव से 10 मील से अधिक दूर एक ऐसी जगह पर खदेड़ दिया था, जो बंजर पहाड़ियों के अलावा किसी और जगह से घिरा हुआ नहीं था। हे बाओ, बाहर आओ और अपने शरीर का व्यायाम करो। ब्लैक ट्रेजर भेड़िए से लड़ने के लिए बाहर आया। जैसे ही झांग जिंग ने बोलना समाप्त किया, छोटा काला ड्रैगन झपट्टा मारते हुए आकाश में दिखाई दिया और उसका 1 मीटर लंबा शरीर हवा में लहरा रहा था। जब उसने शैतान भेड़िए को देखा, तो उसकी जन्मजात ड्रैगन प्रवृत्ति ने उसे इन हीन जानवरों को तुच्छ समझने पर मजबूर कर दिया। शैतान भेड़िए को यह आभास हो गया था कि इसके पीछे की गंध में कुछ अलग बात है। इसके तुरंत बाद एक शक्तिशाली दबाव ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। शैतान भेड़िए के चारों अंग शिथिल हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों से गहरा डर झलक रहा था। इसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। डेविल बीस्ट के भीतर ग्रेड में अंतर ने उसे बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि शुरुआती झटके और डर के बाद डेविल वुल्फ ने देखा कि उसके पीछे केवल 1 मीटर लंबा छोटा काला ड्रैगन था। इससे उसे कोई खास खतरा नजर नहीं आ रहा था।
शैतान जानवर की क्रूरता उसके हृदय की गहराई से उभरी। शैतान भेड़िया के इधर उधर घूमने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ गई और वह लगातार धीमी आवाज में फुसफुसाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह छोटे काले ड्रैगन से युद्ध करना चाहता हो। ब्लैक ट्रेजर, यह दूसरी रैंक का शैतान भेड़िया है। आप इसका उपयोग अभ्यास के लिए कर सकते हैं। दरअसल झांग जिंग के आदेश के बिना स्मॉल ब्लैक ड्रैगन पहले से ही कोशिश करना चाहता था। संघर्ष करना उनकी सहज प्रवृत्ति थी। वह और डेविल वुल्फ दोनों दूसरी श्रेणी के योद्धा थे। भले ही शैतान भेड़िया घायल न हुआ हो, फिर भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। छोटे काले ड्रैगन का शरीर हिल गया और वह अविश्वसनीय गति से शैतान भेड़िए की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन के दबाव में डेविल वुल्फ की प्रतिरोध गति बहुत धीमी लग रही थी। छोटे काले ड्रैगन के पंजे से उसके मांस का एक टुकड़ा टूट गया था। उसके तुरंत बाद शैतान भेड़िया विलाप करने लगा। इसका शरीर खून से लथपथ था। कुछ क्षण बाद शैतान भेड़िया कमजोर होकर जमीन पर पड़ा रहा। उसकी आंखों से निराशा झलक रही थी। अंत में छोटे काले ड्रैगन ने शैतान वुल्फ का गला काट दिया। यह मर चुका था। झांग जिंग ने गहरी सांस ली और अपने दिल में कहा, झांग जिंग, ये तुम्हारे दादाजी के लिए मेरा बदला है। आप सभी स्वर्ग में रह सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा और जादू के संकाय में जाऊंगा। उसके बाद झांग जिंग और स्मॉल ब्लैक ड्रैगन ने भुने हुए डेविल वुल्फ मांस के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अंत में केवल एक शैतान भेड़िया बचा था। भेड़िए का अधिकांश मांस छोटे काले ड्रैगन द्वारा खाया गया था। छोटे काले ड्रैगन ने भरपेट खाना खाने के बाद वह ड्रैगन द्वीप में सोने चला गया। झांग जिंग भेड़िए के सिर को वापस गांव ले गया। साथ ही देशवासियों, चलो वापस चलें और भेड़िए का मांस बांटें। गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे ग्रामीण उस समय दंग रह गए जब उन्होंने झांग जिंग को भेड़िए का सिर ले जाते देखा। यह लड़का बहुत शक्तिशाली था। कुछ ही समय में 700-800 किलो के शैतान भेड़िए को उसने तब तक पीटा जब तक केवल भेड़िए का सिर ही नहीं बचा। वह शैतान जानवर से भी अधिक क्रूर था। झांग जिंग ने राक्षस भेड़िए के सिर को जमीन पर फेंक दिया, अपने छोटे हाथों से धूल को थपथपाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। ग्राम प्रधान दादाजी, मैं भेड़ियों को आपके पास जमीन पर छोड़ दूंगा। मैं थोड़ा थक गया हूं, इसलिए आराम करने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद झांग जिंग उस जंगल में जा रहा था जहां वह रहता था। हालांकि गांव के मुखिया ने उसे रोका और कहा, झांग जिंग, एक क्षण रुको। डेविल वुल्फ का सेफलो खोलें और देखें कि क्या अंदर शैतान क्रिस्टल है। एक शैतान जानवर जो जादू छोड़ सकता है, उसके पास शैतान क्रिस्टल पैदा करने की 20% संभावना है। अगर इसके सेफालो में कोई शैतान क्रिस्टल है तो आप इसे शहर में ले जा सकते हैं और अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण सुरक्षित और स्वस्थ हैं, इसका कारण आपकी वजह से है। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हाँ, गांव का मुखिया सही था, आपकी वजह से हम सब जीवित रह पाए। धन्यवाद। ईमानदार ग्रामीण धन्यवाद कहते रहे। वे नहीं जानते थे कि उसे कैसे चुकाया जाए, लेकिन झांग जिंग उनकी सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता था। हम सभी एक ही गांव से हैं। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने इन दिनों मुझे भोजन और आवास दिया है। आप बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूं, इसलिए तुम लोगों को अब विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों को भेड़िए का मांस बांटने के बाद जल्दी आराम करना चाहिए। झांग जिंग के शांत रवैये ने सभी ग्रामीणों को उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। उसे एक मजबूत कुल्हाड़ी मिली और उसने भेड़िए का सिर काट दिया। निश्चित रूप से उसे बटेर के अंडे के आकार का एक भूरे रंग का शैतान क्रिस्टल मिला। शैतान क्रिस्टल को दूर रखने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने नहीं सोचा था कि डेविल वुल्फ को मारने से एक ही समय में योद्धाओं और जादू के लिए अनुभव बिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है। अपने आप से बड़बड़ाते हुए झांग जिंग ने डिवाइन ड्रैगन द्वीप में प्रवेश किया। शुरुआत में उन सामान्य जंगली भेड़ियों को मारने के बाद झांग जियांग ने देखा कि उसके अनुभव अंकों में 52 अंकों की वृद्धि हुई है। हालांकि जब हेई बाओ ने राक्षसी भेड़िए पर हमला किया तो झांग जिंग ने देखा कि उसके जादू और योद्धा अनुभव अंक दोनों में 40 अंक की वृद्धि हुई थी। आइलैंड मास्टर को लेवल अप करने के लिए बधाई, अब आप एक उन्नत योद्धा हैं। आइलैंड मास्टर को लेवल अप करने के लिए बधाई, अब आप एक मध्यवर्ती जादूगर हैं। योद्धा और जादूगर दोनों के लिए झांग जिंग का स्तर एक और स्तर बढ़ गया था। इसके अलावा झांग जिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह थोड़ा लंबा हो गया है। उसका अनुमान है कि वह अब लगभग 1.1 मीटर लंबा हो गया है। उसकी शारीरिक बनावट के अलावा उसकी ताकत पहले से ही दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। यदि उसे कभी दूसरे चरण के राक्षसी जानवर का सामना करना पड़ा तो वह केवल कुछ घूंसे और लाते के साथ लड़ाई खत्म करने में सक्षम होगा। झांग जिंग ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। झांग जिंग, पुरुष, 6 वर्ष। शीर्षक, डिवाइन ड्रैगन आइलैंड मास्टर। निर्मित इमारतें, लेवल 1 कैसल, लेवल 1 ब्लैक ड्रैगन का घोंसला। योद्धा स्तर, उन्नत योद्धा, वर्तमान अनुभव अंक 32/500। मैच लेवल, इंटरमीडिएट मैच, वर्तमान अनुभव अंक 0/500। मार्शल कौशल, कोई नहीं। साधना जादू, बुनियादी ध्यान कला। जादुई कौशल, ज्वाला में सांस लेने की तकनीक, काटने की कला। पालतू जानवर, ब्लैक ड्रैगन। ब्लैक ड्रैगन का स्तर, दूसरा चरण, वर्तमान अनुभव अंक 49/100। सोने के सिक्के, 1300। अपनी स्टेटस विंडो को देखने के बाद झांग जिंग को सिस्टम की समझ बढ़ गई। सामान्य जंगली जानवरों को मारकर वह केवल योद्धा अनुभव अंक प्राप्त करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर अगर उसने राक्षसी जानवरों को मार डाला तो वह जादू और योद्धा अनुभव अंक दोनों हासिल करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यदि हेई बाओ ने एक राक्षसी जानवर को मार डाला तो वह अनुभव अंक भी प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो उनके अनुबंध के लाभों को दर्शाता है। हालांकि फ्लेम ब्रीथिंग तकनीक के अलावा उन्हें कोई अन्य लेवल 1 जादुई कौशल नहीं पता था। हालांकि उसके पास एक उन्नत योद्धा की ताकत हो सकती है, लेकिन उसे अभी तक एक भी मार्शल कौशल सीखना बाकी था। इस समय वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या सिस्टम में गुप्त तकनीकों का कोई खजाना है जो उससे अनभिज्ञ है। लेकिन भले ही सिस्टम में इतनी मूल्यवान वस्तुएं हों, झांग जिंग ने सोचा कि जितने सोने के सिक्के उसके पास बचे हैं वह उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यदि वह बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है तो उसे पहले टिम्बर विलेज छोड़ना होगा और एक अधिक समृद्ध शहर की यात्रा करनी होगी। झांग जिंग की यादों में मैजिक अकादमी को होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही उसने कल ग्राम प्रधान दादाजी से इसके बारे में पूछने का फैसला किया, क्योंकि शायद वह ऐसे विषयों के बारे में अधिक जानकार होंगे। आधी से अधिक रात बीत जाने के बाद
झांग जिंग ने ड्रैगन द्वीप पर क्रॉस लेग बैठने और ध्यान कला विकसित करने का फैसला किया। ध्यान कला एक आवश्यक बुनियादी कौशल था जिसे हर जादूगर को सीखना आवश्यक होगा। आखिरकार केवल ध्यान के माध्यम से ही कोई व्यक्ति हवा में मौजूद जादुई तत्वों को महसूस कर सकता है और अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। किसी की मानसिक ऊर्जा यह निर्धारित करेगी कि वह जादुई तत्वों को कितनी तेजी से अवशोषित कर सकता है, जो उनके जादू की कास्टिंग गति को प्रभावित करेगा। झांग जिंग सिर्फ इसलिए आलसी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास सिस्टम था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहना है तो उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि जादूगर वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके भौतिक शरीर बेहद कमजोर थे। यहां तक कि एक नौसिखिया योद्धा का सामना करते समय एक मध्यवर्ती जादूगर बहुत अच्छी तरह से योद्धा से हार सकता है यदि वे सावधान हो गए। एक जादूगर के रूप में एक सबसे बड़ी कमी उनके जादुई कौशल को प्रदर्शित करने में लगने वाला लंबा समय था। भले ही झांग जिंग तुरंत अपना जादुई कौशल दिखा सकता था, फिर भी वह असुरक्षित महसूस करता था। इस प्रकार वह अपनी कम उम्र का लाभ उठाना चाहते थे और अपने बुनियादी कौशल के साथ एक ठोस आधार तैयार करना चाहते थे। सिस्टम की मदद से वह भविष्य में अनिवार्य रूप से मजबूत हो जाएगा। वास्तव में इस निकाय के मूल मेजबान के पास पहले स्थान पर जादू की इतनी बड़ी प्रतिभा नहीं थी। यदि उसे सामान्य तरीकों का उपयोग करके विकास करना होता तो वह जीवन भर नौसिखिए जादूगर के रूप में फंसा रहता। हालांकि उसकी आत्मा ने अब इस शरीर को एक बहुत शक्तिशाली शरीर में बदल दिया था, जो बड़ी मात्रा में जादू संग्रह करने में सक्षम था। विशेष रूप से एक उन्नत योद्धा बनने के बाद उसकी काया पहले से ही उसके वयस्क वर्षों में एक उन्नत योद्धा के समान हो सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग जिंग अभी भी मात्र 6 साल का लड़का था जिसका शरीर अभी भी वृद्धि और विकास के चरण में था। कौन जानता है कि कई वर्षों बाद वह कितना मजबूत हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ध्यान कला का प्रसार किया, स्थानिक क्षेत्र में जादुई तत्व प्रकाश स्रोत के चारों ओर उड़ते हुए दीमकों की तरह उनकी ओर दौड़ पड़े। अग्नि तत्व विशेष रूप से झांग जिंग के शरीर से गूंजता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हे बाव के साथ ज्वालाश्वास तकनीक साझा की थी। धीरे धीरे झांग जिंग का दिमाग ड्रैगन द्वीप के समान स्पष्ट हो गया, इससे पहले कि वह उज्जवल और उज्जवल हो गया। इसके अलावा राक्षसी भेड़िए के साथ लड़ाई के दौरान उसने जो जादू खाया था वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। थोड़े ही समय में उसने अपना सारा जादू पूरी तरह से ठीक कर लिया। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली। C11 पेटू छोटा काला ड्रैगन फिर से भूखा था। पेटू छोटा काला ड्रैगन फिर से भूखा है। झांग जिंग ने खेती करना बंद नहीं किया। वह अभी भी अंतरिक्ष में जादुई तत्वों को अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसे में उनके लिए थोड़ा और आत्मसात करना आसान नहीं था। चूंकि उसने पहले ही बहुत सारे जादुई तत्वों को आत्मसात कर लिया था, इसलिए उसके लिए इसे जारी रखना बहुत कठिन था। लेकिन झांग जिंग खुद को विस्फोटित नहीं होने दे सका। वह परीक्षण कर रहा था कि उसमें कितने जादुई तत्व समाहित हो सकते हैं क्योंकि उसने उन्हें सावधानीपूर्वक अवशोषित कर लिया था। यह ठीक था, वह अभी भी जादुई तत्वों को अवशोषित कर सकता था। झांग जिंग को बहुत अजीब लगा। उन्होंने और भी अधिक जादुई तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उसने कुछ और जादुई तत्वों को आत्मसात कर लिया। कारण क्या था? उन्होंने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसके लिए इसका पता लगाने का हमेशा मौका रहेगा। 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, इस समय झांग जिंग वास्तव में अपने अवशोषण की सीमा तक पहुंच गया था। उसका शरीर सचमुच हवा से भर गया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सूजी हुई त्वचा से खून बहने लगा। उन्होंने दर्द सहने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, वह गिर पड़ा और दर्द से बेहोश हो गया। उस रात झांग जिंग बस उठी और जादुई तत्वों को अवशोषित करते हुए ध्यान करना जारी रखा। फिर दर्द के कारण वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह सुबह उठे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि उनके शरीर में पहले से दोगुनी जादुई शक्ति जमा है। उदाहरण के लिए, इंटरमीडिएट मैच की जादुई शक्ति आमतौर पर 100 ऊर्जा बिंदुओं के बराबर थी। तब उसके शरीर में 200 ऊर्जा बिंदु होते हैं। वैसे ही उनकी मानसिक ऊर्जा भी मजबूत हो गई थी। बाहरी दुनिया में उनके द्वारा नियंत्रित फायर मैजिक तत्व तेज थे और उनकी रेंज व्यापक थी। झांग जिंग को नहीं पता था कि खेती करने के लिए उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह प्रणाली उसे तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती है। हालांकि उनकी सोच अधिक परिपक्व थी, इसलिए उन्हें सभी समस्याओं के बारे में सक्रिय रूप से सोचना पड़ा। यह उनकी दृढ़ता और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण ही था कि जब वह शुरुआत में गरीब थे तब भी वह बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम थे। वह अपने स्तर से ऊपर शैतान जानवर को मारने और शैतान क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम था। जहां तक यह बात है कि वह और भी अधिक जादुई शक्ति को समाहित करने में सक्षम क्यों था, अंततः उसे समझ में आ गया। यह मत देखो कि वह कितना दुबला पतला और कमजोर था, वह पहले से ही एक उच्च स्तरीय योद्धा था। इस समय छोटा काला ड्रैगन जो पूरी रात सोया था, अचंभित था। जैसे ही छोटे काले ड्रैगन ने झांग जिंग को देखा, वह भाग गया। शैतान भेड़िया का मांस जो कल रात भुना गया था, वास्तव में बहुत सुगंधित था। वह अब भी इसे खाना चाहता था। मास्टर, मुझे फिर से भूख लगी है। झांग जिंग ने अपना सिर खुजाया। सचमुच अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसके पूरे शरीर की तलाशी ली। क्या छोटा काला ड्रैगन शैतान क्रिस्टल खाएगा? उसने डेविल वुल्फ क्रिस्टल को बाहर निकाला और छोटे काले ड्रैगन के सामने हिलाया। क्या आप इसे खाते हैं? छोटे काले ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और विरासत में मिली स्मृति में तुरंत एक दरार दिखाई दी। यह शैतान भेड़िए के मांस से भी अधिक स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच इसे खाना चाहता हो। इसे लें। झांग जिंग ने उसे उसकी ओर फेंक दिया। बटेर के अंडे के आकार का शैतान क्रिस्टल छोटे काले ड्रैगन के मुंह में फंस गया था। बहुत जल्द शैतान वुल्फ क्रिस्टल को उसने खा लिया। उसके बाद छोटे काले ड्रैगन के चेहरे पर अभी भी व्यथित भाव था, लेकिन वह आज्ञाकारी रूप से अपनी बड़ी काली आंखों से झांग जिंग को घूर रहा था। अब हम क्या करें? मुझे उसके लिए हर दिन कितना प्रयास करना होगा? हालांकि चूंकि दूसरी रैंक का शैतान क्रिस्टल एक छोटे ब्लैक ड्रैगन के लिए 10 अनुभव अंक प्रदान कर सकता है, यह अभी भी बुरा नहीं है। चाहे वह सिस्टम में हो या सिस्टम के बाहर, मैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अपग्रेड कर सकता हूं। यह बुरा नहीं है। डेविल फ्लावर फ्रूट को एक और महीने तक इंतजार करना होगा। मैं इस बारे में क्यों सोचता रहता हूं? छोटे ब्लैक ड्रैगन को भी मेरी तरह 3 बार भोजन करना पड़ता है। डेविल फ्लावर फ्रूट एक अपग्रेडिंग पिल की तरह है। यह अब लिटिल ड्रैगन के लिए बहुत मददगार होगा। इसे भोजन के रूप में भी खाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इसे केवल स्नैक्स के रूप में ही खाया जा सकता है। मुझे लगता है कि शिकार के लिए छोटे काले ड्रैगन का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहतर है।
आइए पहाड़ों के गहरे जंगल में जाएं और देखें, शायद वाइन को पता चल जाएगा कि शैतान भेड़िया आधी रात में गांव में क्यों आया था खाना। ये सोचते हुए झांग जिंग उठ खड़ा हुआ और अपना शरीर फैलाया। चलो ब्लैक ट्रेजर, चलो भोजन खोजने के लिए जंगल में चलते हैं। अगर हम शैतान जानवर को ढूंढ सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। उनका मांस सुगंधित है। छोटा काला ड्रैगन खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था और अधीर दिख रहा था। शून्य अध्याय 12 कक्षा 3 जादुई जानवर विशाल भालू 1। झांग जिंग जल्दी से वुड विलेज से 1 दर्जन मील दूर पहाड़ी इलाके में पहुंचे। आगे एक अंतहीन आदिम जंगल था। ग्राम प्रधान दादाजी ने कहा था कि भेड़िए इसी रास्ते से गांव में घुस आए हैं। आमतौर पर ग्रामीण केवल पहाड़ों के बाहरी इलाके में ही शिकार करते थे। वे बहुत सारे तीतरों और जंगली खरगोशों का भी शिकार कर सकते थे। लेकिन आज यहाँ बहुत शांति थी। उसे पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। यह वाकई थोड़ा असामान्य लग रहा था। वह अंदर चलता रहा। वह जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ था। पहाड़, चट्टान और घास फूस की आड़ में झांग जिंग जंगल के किनारे पर पहुंच गया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा काला भालू आ गया। यह काला भालू बहुत बड़ा था, लगभग 4 मीटर लंबा। वह काला भालू इस समय एक बड़े पेड़ से टिककर अपनी खुजली मिटा रहा था। उसके बगल में जानवरों की हड्डियों का ढेर था। जाहिर है यह स्थान पहले ही उसका क्षेत्र बन चुका था। यदि उसका अनुमान सही था तो यह काला भालू कक्षा 3 का जादुई जानवर होने की बहुत संभावना थी। अन्यथा शैतान भेड़िया और भी खतरनाक मानव गांव में शिकार करने के लिए जंगल नहीं छोड़ता। इस काले भालू की त्वचा खुरदरी और मोटी थी। ऐसा लग रहा था कि इसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अपनी वर्तमान छोटी काया के साथ वह निश्चित रूप से इसे हराने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि झांग जिंग उससे अधिक चुस्त थी। इसके अलावा झांग जिंग के पास अभी भी जादू और काला खजाना था। काले भालू ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने हवा सूंघी और धीरे से अपना सिर उठाया। 100 मीटर दूर झांग जिंग को अचानक महसूस हुआ कि 2 ठंडी आंखें उसे घूर रही हैं। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। गंध की कितनी तीव्र अनुभूति! यह मुझे इतनी दूर से भी पहचान सकता है। काला खजाना, बाहर आओ और खाओ। झांग जिंग ने अपने मन में चिल्लाया और छोटा काला ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ। जब ब्लैक ट्रेजर ने सुना कि भोजन है तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। जब उसने बड़े काले भालू को देखा जो पहले से ही उससे 50 मीटर दूर था तो उसके चेहरे से तुरंत ब्लैक ड्रैगन की क्रूरता का पता चल गया। और भी अधिक उन्मत्त भावना उस काले भालू की ओर दौड़ पड़ी जो भाग रहा था। बड़े काले भालू ने पूरे रास्ते उत्पात मचाया और अनगिनत पेड़ तोड़ दिए। जब काले भालू को ब्लैक ड्रैगन की आभा का एहसास हुआ तो वह अचानक रुक गया। रुकने से पहले वह कुछ दूर तक फिसल गई। काला भालू, जो शैतान भेड़िए से एक स्तर ऊंचा था, उसमें भी अपेक्षाकृत उच्च स्तर की आध्यात्मिकता थी। हालांकि आभा के कारण उसे डर महसूस हुआ, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि उसके सामने सिर्फ 2 बच्चे थे। हालांकि इसके दिल में संदेह था, फिर भी यह पीछे नहीं हटा। ब्लैक ट्रेजर, तुम हवा में हो, मैं जमीन पर हूं। चलो मिलकर इस पर हमला करें। झांग जिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने पैर से एक पेड़ की शाखा पर हल्के से प्रहार किया और उसका शरीर उड़ गया। उसी समय छोटा काला ड्रैगन अचानक बदल गया और वह हवा में उड़ गया। जब काले भालू ने परिवर्तित छोटे काले ड्रैगन को देखा तो वह एक पल के लिए रुक गया। फिर वह खड़ा हुआ और आकाश की ओर दहाड़ने लगा और इसका उपयोग अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए किया। उसके बाद वह अपने राजसी शरीर को खींचकर छोटे काले ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि इसने स्वचालित रूप से झांग जिंग को नजरअंदाज कर दिया। पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी 10 मीटर से भी कम रह गई। अगले सेकंड में काले भालू ने झांग जिंग की ओर देखा भी नहीं। इसने सीधे अपनी हथेली आगे की ओर झुका दी। हालांकि जिस बात ने बड़े काले भालू को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि कमजोर मानव बच्चे को मांस के पेस्ट में नहीं कुचला गया था जैसा कि उसने कल्पना की थी। इससे केवल 2 पेड़ टूटे। काले भालू की दृष्टि रेखा वाला बच्चा गायब हो गया था। तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। झांग जिंग की मुट्ठी काले भालू की पीठ पर लगी। अचानक एक मजबूत प्रतिबल ने उसे उछाल दिया। उसके बाद ब्लैक ट्रेजर ने हवा में एक ड्रैगन फ्लेम उगल दिया। काले भालू को दर्द हुआ। यह गुस्सा था। वह घूमकर झांग जिंग पर हमला करना चाहता था। फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद काले भालू ने ड्रैगन फ्लेम से बचने का फैसला किया। इसने बच्चे को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि झांग जिंग पहले से ही अपनी मुट्ठी और पैरों का उपयोग करने का आदी था। काले भालू की मजबूत शारीरिक शक्ति को उधार लेते हुए वह पीछे मुड़ा और उसकी कमर पर लात मारी। काला भालू लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। ड्रैगन फ्लेम अचानक उसके शरीर पर जल उठी। अगर दूसरों ने देखा कि एक 6 साल का बच्चा 3000 जिन से अधिक वजन वाले एक काले भालू को लगभग लात मारकर गिरा देता है तो उसका जबड़ा निश्चित रूप से सदमे से बाहर हो जाता। ज्वलंत दानव भालू 1 अध्याय 13 जलता हुआ शैतान भालू 2। एक बार एक छोटे काले ड्रैगन की ड्रैगन ज्वाला को निम्न श्रेणी के शैतान जानवर के शरीर पर छिड़क दिया गया तो इसे बुझाना बहुत मुश्किल होगा। बड़े काले भालू ने खतरे को भांप लिया और अपने चेहरे की रक्षा के लिए दोहरी हथेली का इस्तेमाल किया। वह जोर से दहाड़ने लगा। इसके अलावा उसकी दहाड़ और तेज हो गई और उसका शरीर एक घेरे में फैल गया। अचानक महान काले भालू का पूरा शरीर पीछे की ओर सिकुड़ गया और उसके पिछले पैर जमीन पर टिक गए। यह उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर जल रहा था। एक विशाल काली छाया तुरंत 3 मीटर से अधिक ऊंची उछल पड़ी। यह हवा में उड़ रहे छोटे काले ड्रैगन से भी लंबा सिर था। उसी समय विशाल भालू ने अपने 2 भालू के पंजे ऊंचे उठाए और उन्हें छोटे काले ड्रैगन की ओर पटक दिया। तुम लंबे हो लेकिन मैं भी लंबा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक विशाल भालू के रूप में भी आप उड़ सकें? छोटे काले ड्रैगन का शरीर थोड़ा हिल गया जिससे विशाल भालू के साथ 3 मीटर की ऊंचाई बनी रही। विशाल भालू के शरीर पर एक और ड्रैगन फ्लेम छिड़का गया। उसी समय झांग जिंग ने उड़ान भरी और बेरहमी से विशाल भालू के शरीर पर 2 बार लात मारी। काला भालू थक गया था और उसका शरीर अनियंत्रित होकर गिर गया। यह न चाहते हुए भी दहाड़ने लगा। वह जमीन से टकरा गया
जिससे जमीन कांपने लगी। उसके लड़खड़ाते शरीर ने 3-4 पेड़ तोड़ दिए। धूल और गंदगी के बीच विशाल भालू ने जमीन खोदने के लिए 2 पंजों का इस्तेमाल किया। अपने शरीर पर ड्रैगन फ्लेम को बुझाने के लिए लगातार पृथ्वी का इस्तेमाल किया। बहुत जल्दी ड्रैगन ज्वाला बुझ गई। इन 2 प्रहारों के बाद विशाल भालू का क्रोध पूरी तरह से भड़क उठा। काले भालू ने 5 मीटर लंबा और आधा मीटर मोटा पेड़ उठाया, मौके पर कूद गया और झांग जिंग की ओर तेजी से टूट पड़ा। विशाल भालू झांग जिंग से बेहद नफरत करता था। यह सब उसके कारण ही था कि वह 2 बार ड्रैगन फ्लेम से बचने में असफल रहा। जलने के कारण उसके शरीर को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में नफरत और भी अधिक प्रबल थी। उसने हवा में छोटे काले ड्रैगन पर हमला करना छोड़ दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे इस घृणित बच्चे को मारना ही था। झांग जिंग आसानी से हमले से बच गया और पेड़ पर कूद गया। बेवकूफ काला भालू, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? मैं तुम्हें अपने जादू की शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। इतना कहकर वह दूसरी बार हवा में उछला। झांग जिंग ने एक पेड़ को हवा में ऊंचा उठा लिया और विशाल भालू की दिशा में उसे तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके सामने उग्र लाल रंग का एक टुकड़ा आ गया। बिना किसी चेतावनी के विशाल भालू के चारों ओर आग का समुद्र प्रज्वलित हो गया। यह झांग जिंग की हवा में अग्नि तत्व था जो एक पल में प्रज्वलित हो गया था। विशाल भालू को आग के समुद्र ने निगल लिया था। वह अपना लक्ष्य चूककर जमीन पर गिर पड़ा। वह आग को बुझाने के लिए मोटी मिट्टी का उपयोग करके फिर से वही चाल अपनाना चाहता था। हालांकि छोटे काले ड्रैगन ने एक बार फिर ड्रैगन फ्लेम को बाहर निकाल दिया। काला खजाना, चलो शैतान भालू को जलाकर मार डालें। तुम्हें लौ को अच्छी तरह से नियंत्रित करना है, इसे जलाओ मत। जैसा कि झांग जिंग ने कहा, उसने विशाल भालू को जलाने के लिए अग्नि तत्व को स्थानांतरित करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। मैं इसकी खुशबू सूंघ सकता हूं, यह बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हवा में छोटे काले ड्रैगन ने एक और ड्रैगन फ्लेम जोड़ा। विशाल भालू पागलों की तरह जमीन पर लुढ़क गया और दहाड़ता रहा। इसने अपने शरीर को ढकने के लिए मिट्टी की मोटी परत को उठाने की पूरी कोशिश करते हुए ड्रैगन फ्लेम को चकमा दे दिया। कुछ क्षण संघर्ष करने के बाद विशाल भालू को एहसास हुआ कि इन दोनों साथियों को धमकाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इसने तुरंत पीछे हटने की सोची। विशाल भालू अचानक घूमा और बिना पीछे देखे आग की लपटों के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके की ओर भाग गया। उसे मालूम था कि वहां एक बड़ी नदी है। यह विचार अद्भुत था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इसे साकार नहीं किया जा सका। जब उन्होंने विशाल भालू की हरकतें देखी तो उन्हें पता चल गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। छोटा काला ड्रैगन विशाल भालू के सामने उड़ गया और विशाल भालू को हवा में भूनता रहा। झांग जिंग ने पीछे से पीछा किया और पीछे से हमला किया। विशाल भालू दर्द से जल रहा था। इसके चलने की गति सामान्य से कहीं अधिक तेज थी। समय समय पर वह मुड़ता था और झांग जिंग पर अपने दांत दिखाता था। उसकी क्रोध भरी आंखों से पता चल रहा था, वह चाहती थी कि वह इस घृणित बच्चे को एक ही बार में निगल जाए। इसमें हवा में छोटे काले ड्रैगन के प्रति कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। शैतान जानवर के वर्गीकरण के अनुसार जो उसकी यादों में गहराई से छिपा हुआ था, वह जानता था कि वह इस ब्लैक ड्रैगन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। विशेष रूप से छोटे काले ड्रैगन की गरिमा को चुनौती देने के बाद उसे कोई लाभ नहीं मिला। छोटे काले ड्रैगन द्वारा जलाए जाने के बाद यह कट और चोटों से ढका हुआ था। यह डर था। 2 अध्याय 14 अलविदा साथी देशवासियों। एफ आगे का रास्ता लंबा था। आमतौर पर यह केवल कुछ कदमों की दूरी पर था, लेकिन आज यह इतनी दूर क्यों थी? विशाल भालू धीमा हो गया। ड्रैगन फ्लेम द्वारा जलाए जाने के बाद अत्यधिक दर्द के कारण उसकी चेतना अस्त व्यस्त हो गई। उसकी दहाड़ इतनी कमजोर होती गई कि वह अत्यंत कमजोर हो गई। अंत में यह कमजोर होकर पर्वत निकाय की पहाड़ी चट्टान पर लेट गया। जिस गति से उसने गैस बाहर छोड़ी वह उस गति से कहीं अधिक तेज थी जिस गति से उसने गैस अंदर छोड़ी। उसने कुछ ही दूरी पर बहती तेज नदी को देखा और न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। हे काला खजाना, अच्छा काम। झांग जिंग ने अंगूठा ऊपर उठाया और प्रशंसा की। यह बस थोड़ा बड़ा और मजबूत है, इसमें ज्यादा क्षमता नहीं है। छोटा काला ड्रैगन आकाश में मंडराया और तिरस्कारपूर्वक कहा, आओ दावत का आनंद लें। झांग जिंग ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया। विशाल भालू और छोटा काला ड्रैगन डिवाइन ड्रैगन द्वीप में प्रवेश कर गया। कुछ प्रसंस्करण के बाद शैतान भालू के मांस पर कुछ मसाला और नमक छिड़का गया। एक बार भूनने के बाद वे उसे खाने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे काले ड्रैगन की लार नीचे टपकती रही। उसकी आंखें झांग जिंग की हर गतिविधि पर नजर रखती थीं। भूनने के बाद छोटे काले ड्रैगन के खाने के तरीके अवर्णनीय थे। झांग जिंग केवल इतना ही कह सका कि जिस तरह से छोटे काले ड्रैगन ने खाया वह वास्तव में बहुत प्यारा था। इस बार अप्रत्याशित फसल ने न केवल वुड विलेज के साथ ही देशवासियों को भविष्य में शिकार के लिए पहाड़ों में प्रवेश करने के खतरे को हल करने में मदद की। छोटे काले ड्रैगन का स्तर भी बढ़ा। हालांकि शैतान क्रिस्टल शैतान भालू के मस्तिष्क में प्रकट नहीं हुआ, लेकिन झांग जिंग को भी नहीं पता था कि इसका कारण क्या था, इसलिए उसने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। उनमें से प्रत्येक को 80 अनुभव अंक प्राप्त हुए। स्मॉल ब्लैक ड्रैगन तीसरी रैंक तक पहुंच गया था और वर्तमान अनुभव अंक 39/500 था। झांग जिंग के उच्च स्तरीय योद्धा अनुभव अंक 112/500 थे और इंटरमीडिएट जादू अनुभव अंक 80/100 थे। वर्तमान में स्मॉल ब्लैक ड्रैगन की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच थी। परिवर्तन के बाद इसे 3 मीटर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वह अभी भी एक बच्चे की तरह लग रहा था। शायद 5 साल का होने के बाद ही वह एक बड़े बच्चे जैसा बन सकेगा। इस बार लेवल बढ़ने के बाद छोटे ब्लैक ड्रैगन की ड्रैगन ब्रीथ मैजिक प्रतिभा ने अब आग पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय ये और भी अधिक शक्तिशाली एसिड समाधान बन गया था। डेविल वुल्फ जैसे निम्न श्रेणी के शैतान जानवर के लिए छोटे ब्लैक ड्रैगन का एक एकल एसिड समाधान इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। शैतान भालू जहां तक भाग सकता था। इसने छोटे काले ड्रैगन पर दहाड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। झांग जिंग गांव लौट आए और ग्राम प्रधान दादाजी से कहा कि ग्रामीण पहाड़ों में शिकार करने जा सकते हैं। उन्होंने होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स का पता भी पूछा। एक दिन बाद वुड विलेज के सभी ग्रामीण झांग जिंग को विदा करने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। झांग जिंग, अब से तुम महाद्वीप में एक प्रसिद्ध जादूगर बन जाओगे। हमारे बारे में मत भूलना। यदि आप बाहर अपने जीवन से खुश नहीं हैं, तो आप वुड विलेज लौट आएंगे। याद रखें कि आपने क्या कहा था। झांग जिंग, आपको मेरे लिए और भी बड़ा बागान बनाने की जरूरत है। झांग जिंग, रास्ते में अपना ख्याल रखना। सावधान रहो। चिंता मत करो अंकल, आंटी, दादाजी, मैं आपको नहीं भूलूंगा। ग्रामीणों ने झांग जिंग की ओर हाथ हिलाया।
झांग जिंग ने पीछे मुड़कर ग्रामीणों की ओर देखा। वह गांव से अलग होने में भी अनिच्छुक था, लेकिन जब उन्हें अपना लक्ष्य और दादा की आखिरी इच्छा याद आई तो उनकी आंखें स्थिर हो गईं। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ा। ग्रामीणों ने झांग जिंग की पीठ को धीरे धीरे गायब होते देखा। वे अभी भी दूरी पर खड़े थे और झांग जिंग को तब तक देखते रहे जब तक कि उसकी पीठ पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। भीड़ के पीछे ओल्ड मैन ली को बहुत असहज महसूस हुआ। उसके कोई संतान न थी। कुछ दिनों के दौरान वह झांग जिंग के साथ था। उसे एक विशेष प्रकार की खुशी महसूस हुई। वह घूमा और आदतन उसकी बाहों में पहुंच गया। उसे लगा कि उसकी बाहों में 10 से अधिक कठोर वस्तुएं हैं। उसने उन्हें बाहर निकाला और दंग रह गया। ये सोने के सिक्के हैं, 12 सोने के सिक्के। झांग जिंग के अलावा और कौन चुपचाप ओल्ड मैन ली की बाहों में सोने के सिक्के रख सकता था? ओल्ड मैन ली की आंखें तुरंत नम हो गईं। जिन साथी देशवासियों ने झांग जिंग की मदद की थी, उनके पास भी कुछ सोने के सिक्के थे। एक अध्याय 15 होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स 0। होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स सेंट रोलैंड कैसल के पश्चिमी शहर में स्थित था। सेंट रोलैंड कैसल हेवनली स्टार साम्राज्य का छठा सबसे बड़ा शहर था। जितनी जल्दी हो सके अकादमी पहुंचने के लिए झांग जिंग दिन के दौरान पैदल चलता था और रात में वह भोजन की तलाश में ब्लैक ट्रेजर पर सवार होकर अकादमी तक जाता था। एक सामान्य व्यक्ति को घोड़े पर सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग आधा महीना लगेगा। उन्होंने केवल 7 दिन का उपयोग किया। बेशक वे हमेशा रात में सड़क पर नहीं होते थे। उन्होंने शिकार का शिकार किया और भरपेट भोजन करने के बाद वे आराम करने के लिए डिवाइन ड्रैगन द्वीप में प्रवेश कर गए। ब्लैक ट्रेजर के रूपांतरित होने के बाद उसका शरीर पहले ही 3 मीटर से अधिक तक पहुंच चुका था। कुछ दिनों में जब झांग जिंग ने ब्लैक ट्रेजर की सवारी की और उसे अपना लिया, तो ब्लैक ट्रेजर पहले से ही डेविल बीस्ट का शिकार करने के लिए उसके साथ कुशलता से काम कर सकता था। एक सामान्य युवा ड्रैगन को तीसरी रैंक तक विकसित होने में लगभग 10 साल लगेंगे। हालांकि ब्लैक ट्रेजर का उपयोग केवल कुछ ही दिनों में हुआ। इस समय ब्लैक ट्रेजर ने ब्लैक ड्रैगन की क्रूर प्रकृति को दिखाना शुरू कर दिया। जब वह शैतान जानवर का शिकार कर रहा था, तो वह पहले की तरह केवल आग उगलना नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिकार को फाड़ने में ज्यादा दिलचस्पी थी। दूसरी विशेषता यह थी कि ब्लैक ट्रेजर को चमकती हुई चीजें पसंद आने लगी, जैसे चमकता हुआ पत्थर, और उसने इन चीजों को अपनी मांद में रख दिया। जब भी झांग जिंग अंदर आता, ब्लैक ड्रैगन उसे सतर्कता से देखता, डरता कि उसका मालिक उसका खजाना छीन लेगा। इस वजह से झांग जिंग अक्सर ब्लैक ट्रेजर का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि ये टूटे हुए पत्थर सभी कचरा थे। लेकिन ब्लैक ट्रेजर ने यह नहीं सोचा कि यह कोई बड़ी बात थी। इसके बजाय ब्लैक ट्रेजर पत्थर की खोज में और भी अधिक उत्साही था। तीसरी विशेषता यह थी कि आधी रात में ब्लैक ट्रेजर हमेशा मजबूत शैतान जानवर को चुनौती देना चाहता था। इसके अलावा हर लड़ाई के बाद ब्लैक ट्रेजर लंबे समय तक ध्यान करना शुरू कर देता था। झांग जिंग को पता था कि ब्लैक ट्रेजर भविष्य में और मजबूत हो जाएगा। सेंट रोलैंड कैसल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स के स्थान के बारे में पूछा और कुछ देर बाद ही उन्हें इसका पता चल गया। दूर से देखने पर महल के पश्चिम की ओर एक मध्ययुगीन यूरोपीय शैली का भवन परिसर स्थित था। यह पृथ्वी पर प्रसिद्ध स्कूलों से कई गुना बड़ा था। अकादमी के प्रवेश द्वार पर 4 सैनिक पहरा दे रहे थे। छोटे दरवाजे के बाईं ओर एक आकर्षक सूचना थी, प्रवेश परीक्षा मार्ग। झांग जिंग स्कूल के गेट से अंदर चला गया और कुछ युवा पुरुषों और महिलाओं के पीछे एक चौराहे तक गया। यह परीक्षण बिंदुओं में से एक था। वहां पहले से ही कुछ लोग परीक्षा देने के लिए कतार में खड़े थे। झांग जिंग आखिरी सीट पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। होली रोलैंड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स ने फाइटर और जादू की कक्षाएं खोली। हालांकि साम्राज्य में इसका स्थान छठा था, फिर भी हर साल यहां से स्नातक करने वाले छात्रों का चयन किसी बड़े परिवार या शाही सम्राट द्वारा किया जाता था। अनंत धन और वैभव उनका इंतजार कर रहे थे। अकादमी का 800 वर्षों का लंबा इतिहास था और इसने अनगिनत शक्तिशाली सेनानियों और जादूगरों को विकसित किया था। साम्राज्य में शेष 6 महान शैतान सम्राटों में से एक के रूप में जादूगर गिल्ड के उपाध्यक्ष जी को तीसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। स्लिट 6 मार्शल सम्राटों में से एक थे और फाइटर गिल्ड के उपाध्यक्ष भी थे। वह अब उपराष्ट्रपति थे और मार्शल आर्ट संस्थान के अध्यक्ष भी थे। परीक्षण की गति बहुत तेज थी। सामने की ओर झांग जिंग ने 5 चमकदार और प्रिज्मीय क्रिस्टल बॉल को 5 ब्रैकेट में से प्रत्येक पर रखा हुआ देखा। हर बार 5 लोग परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा देने वालों को केवल क्रिस्टल बॉल पर हल्के से हाथ रखने की जरूरत थी। मोटे कपड़ों में एक 15 वर्षीय युवक ने परीक्षा पास कर ली। क्रिस्टल बॉल में एक लाल प्रभामंडल दिखाई दिया, जिसका अर्थ था कि इस युवक के पास अग्नि जादू जैसी काया थी। यह युवक जाहिर तौर पर बहुत उत्साहित था। उनके चेहरे पर एक उत्साहित भाव उभर आया। जैसे ही वह उस क्षेत्र की ओर चला जहां परीक्षण के नतीजे आए थे, उसने अपनी मुट्ठी लहराई। यदि गरीब सफल होना चाहते थे तो केवल 2 रास्ते थे, जादू और मार्शल आर्ट। जादूगर बनना और सबका सम्मान पाना हर किसी का सपना था। तुलनात्मक रूप से कहें तो फाइटर बहुत खराब था। कम से कम एक निचले स्तर के लड़ाकू के लिए उनकी भूमिका अंगरक्षक, गार्ड और कमजोरों को धमकाने वाले सैनिकों की होती थी। यदि वह इतना भाग्यशाली होता कि साम्राज्य की सेना में नहीं मरता, तो वह निश्चित रूप से एक छोटा नेता बनने में सक्षम होता। झांग जिंग से पहले परीक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश लोग असफल हो गए थे। परीक्षण में भाग लेने के लिए न केवल उन्हें 8 सोने के सिक्कों का भुगतान करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने दिलों पर भारी बोझ भी उठाना पड़ा। उनका भविष्य कैसा था? पोर्ट जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। 0। एक अधेड़ उम्र का आदमी भूरे रंग का लबादा पहने हुए था और उसकी आस्तीन पर 3 चांदी की लाइटें चमक रही थीं। वह झांग जिंग को अपनी आंखों में एक अजीब नजर से देख रहा था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इस बच्चे ने उन्हें एक खास एहसास दिया। यह बच्चा वाकई बहुत सुंदर और प्यारा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रत्नों के समान अत्यंत चमकीली थीं। यह बच्चा वास्तव में हृष्ट-पुष्ट था और धूप का एहसास दे रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह एहसास क्या था। झांग जिंग ने 8 सोने के सिक्कों का भुगतान करने के बाद प्रिज्मीय जादू क्षेत्र पर एक छोटा सा हाथ रखा। मध्यम आयु वर्ग के उच्च स्तरीय जादूगर ने झांग जिंग की स्पष्ट आंखों में एक दृढ़ निश्चय देखा। उनकी शांत अभिव्यक्ति 6 या 7 साल के बच्चे से बिल्कुल अलग थी। देखो, जादू का गोला जगमगा उठा है। इस बच्चे में जादुई प्रतिभा है। वह इतनी कम उम्र में जादुई तत्वों को समझ सकता है। वह बिल्कुल भी सरल नहीं है। आसपास के सभी लोग जादू के गोले को घूरते हुए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। मैजिक स्फीयर की रोशनी तेज से तेज होती जा रही थी और यह पहले से ही सभी के पिछले परीक्षणों की चमक को पार कर चुकी थी। भीड़ में कोई घबराकर चिल्लाया,
चमकता हुआ सफेद जादुई गोला कांपने लगा। झांग जिंग केवल अपने शरीर में शैतानी ताकत और मानसिक ऊर्जा को खींचने वाली एक अत्यंत मजबूत सक्शन शक्ति को महसूस कर सकता था। वह केवल इन दो शक्तियों को निष्क्रिय रूप से जारी कर सकता था। उसके निरंतर रिचार्जिंग से जादुई क्षेत्र उज्ज्वल हो गया। यह स्तर पहले ही प्राथमिक जादूगर के स्तर तक पहुंच चुका है। अधेड़ उम्र का जादूगर बेहद हैरान था। उन्हें सेंट लॉरेंट अकादमी में एक खजाना मिला था। यदि आपके माननीय को इस बारे में पता होता तो वह इतने उत्साहित होते कि सो नहीं पाते। सफेद रोशनी गहरे लाल रंग में बदलने लगी। क्या यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है? यह कैसे संभव है? इस दृश्य को हर कोई हैरान होकर देखता रहा। उन्हें बस अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनमें से कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने निर्दयी अभिव्यक्तियां प्रकट की। 6 साल के बच्चे में प्राथमिक जादूगर की प्रतिभा होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसे अभी भी अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना बाकी था। इसके अलावा उन्होंने जो अग्नि जादू तत्व प्रकट किया वह काफी सघन था। अधेड़ उम्र का जादूगर अब शांत नहीं बैठ सकता था। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके बगल के 2 मध्यवर्ती जादूगरों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और वे जादुई क्षेत्र को घूरते रहे। सेंट लॉरेंट अकादमी के प्राचीन अभिलेखों में दर्ज 800 वर्षों के इतिहास में एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो इस उम्र में प्राथमिक जादूगर के स्तर तक पहुंच सका हो। सर्वोच्च रिकॉर्ड 500 साल पहले के जीनियस वाइट का था। जब वह 10 वर्ष का था तब उसके पास पहले से ही एक प्राथमिक जादूगर की प्रतिभा थी। जहां तक झांग जिंग नाम के इस बच्चे की बात है, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से एक गोरे से कहीं अधिक थी। जादू क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित गहरी लाल रोशनी हल्के लाल रंग में बदलने लगी। अन्य लोग झांग जिंग के समान ही थे। वे झांग जिंग के समान उम्र के थे और उन्हें डर था कि वे अब और टिक नहीं पाएंगे। उन्हें परीक्षण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चकाचौंध रोशनी इंटरमीडिएट मैच की प्रतिभा का प्रतीक थी। हालांकि झांग जिंग अलग था। उनका जिद्दी स्वभाव एक बार फिर दिखा। यदि तुम मजबूत हो तो मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। आज उसे इस जादुई क्षेत्र से मुकाबला करना था। अपने शरीर को फिर से भरने के लिए हवा से बड़ी मात्रा में जादुई तत्वों को अवशोषित करने की मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को बाहर बहने से रोकने की पूरी कोशिश की। सहज मध्यवर्ती जादू। अधेड़ उम्र का जादूगर इतना आश्चर्यचकित था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई तो हर कोई हैरान रह गया। यह कैसे संभव हुआ? यदि भीड़ में ऐसे लोग होते जो ईर्ष्या के कारण झांग जिंग के प्रति शत्रुतापूर्ण थे तो उन्होंने अपनी शत्रुता को पूरी तरह से दूर कर दिया होता। उन्होंने हिम्मत नहीं की। वे डरे हुए थे। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो झांग जिंग नाम का यह बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में 6 महान शैतान सम्राटों के बराबर होगा या उनसे भी आगे निकल जाएगा। शून्य। ये शिक्षक बहुत दीर्घवृत्तीय है। शून्य। रुकना। अधेड़ उम्र के जादूगर ने झांग जिंग को रोका। वह देख सकता था कि यह बच्चा जादुई क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वह हंसे बिना नहीं रह सका। साथ ही वह झांग जिंग की दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। जो नहीं जानते थे वे दोषी नहीं थे। जादुई क्षेत्र आपके माननीय द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था। इंटरमीडिएट मैच का उल्लेख नहीं किया गया है। भले ही महान मैजिस्टर का एक समूह आया हो, वे जादू क्षेत्र में विस्फोट करने में सक्षम नहीं होंगे। झांग जिंग, अद्वितीय श्रेणी की जादुई शक्ति, अद्वितीय श्रेणी की मानसिक ऊर्जा। मेरे पीछे खड़े हो जाओ और व्यवस्था करने से पहले दूसरों के परीक्षण समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। सभी ने झांग जिंग की ओर देखा और दृश्य शांत था। कुछ ही दूरी पर अन्य शहरों के शिष्य, प्रशिक्षक और परिवार के प्रतिनिधि सभी झांग जिंग को गर्म निगाहों से देख रहे थे। वे सभी सोच रहे थे कि चाहे वे कोई भी तरीका अपनाएं, इस बच्चे को उनके परिवार के लिए काम करना ही होगा। भले ही वह ऐसा न कर सके, फिर भी उन्हें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। परीक्षण समाप्त होने के बाद झांग जिंग को एक डबल रूम सौंपा गया। उसके बाद उन्होंने अकादमी में आधिकारिक तौर पर पढ़ाई शुरू करने के लिए अगले दिन का इंतजार किया। हालांकि उनकी प्रतिभा पहले ही इंटरमीडिएट जादू तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उन्हें प्राथमिक जादू वर्ग में नियुक्त किया गया था। एक शिक्षक ने उन्हें बताया कि जादू सीखने के लिए सबसे पहले बुनियादी बातें सीखना आवश्यक है। आपकी प्रतिभा विशेष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक विशेष छात्र हैं या आपको विशेष उपचार मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में एक महान जादूगर बन सकते हैं। उसने जो कहा वह बहुत मायने रखता है, लेकिन इस तरह के शिक्षा मार्गदर्शक झांग जिंग पृथ्वी पर स्कूल में हर दिन शिक्षकों से सुनते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक वह हमेशा शिक्षित रहे हैं। अब जब वे यहाँ आ गए थे तो भी उन्हें वैचारिक शिक्षा प्राप्त करते रहना था। यह सचमुच कष्टप्रद था। मैं केवल 6 साल का हूँ और मैं पहले से ही इंटरमीडिएट मैच हूँ। तुम में से किसने मुझे अभिमान करते देखा? क्या मैंने कहा कि मैं पहली कक्षा में प्रवेश नहीं लेना चाहता? छात्रावास आवंटित होने के समय से ही यह प्रशिक्षक परेशान हो रहा था। उसने पढ़ाना तभी बंद किया जब वह झांग जिंग को अकादमी की कक्षाओं, रेस्तरां, पुस्तकालय, शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण केंद्रों और जादू प्रयोगशालाओं से परिचित कराने के लिए लाई। अंत में जब प्रशिक्षक चला गया तो उसने कहा, झांग जिंग, मैं इतने वर्षों तक प्रशिक्षक रहा हूं और यह पहली बार है कि मैं किसी छात्र के लिए मार्गदर्शक बना हूं। यह आपका पहला और आखिरी बार विशेष पुरस्कार प्राप्त कर रहा हूं। परवाह करो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। इतना कहने के बाद शिक्षक ने छोटे झांग जिंग के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए चले गए। यह युवा महिला शिक्षक सुंदर और उदार थी, लेकिन वह बहुत लंबी सोच वाली थी। उसकी पीठ की ओर देखते हुए झांग जिंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, इतना अच्छा चेहरा और फिगर, अगर वह फिल्म नहीं करती तो दुख होता, लेकिन वह परेशान करने में बहुत अच्छी है। 20 मीटर दूर मौजूद महिला टीचर ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उसके चेहरे पर अब भी खुशी भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। झांग जिंग, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? झांग जिंग हैरान रह गया। वह इतनी दूर से भी उसे सुन सकती थी। वह सचमुच अद्भुत थी। वह अवश्य ही पवन प्रकार की जादुई प्रतिभा होगी। नहीं, मैं इस पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। झांग जिंग ने अपना हाथ लहराया और छात्रावास क्षेत्र में एक पेड़ की ओर इशारा किया। महिला शिक्षक ने उसकी ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा और जाने के लिए मुड़ी। यह बच्चा काफी दिलचस्प है। वह एक वयस्क की तरह बोलता है और एक वयस्क की तरह व्यवहार करता है। वह वास्तव में बहुत प्यारा है। हालांकि उसने तुरंत झांग जिंग के आखिरी वाक्य के बारे में सोचा और उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसने कहा, वह सोचता है कि मैं परेशान कर रही हूँ। जब उसने ये सुना तो वह बहुत गंभीर हो गया। उसने समय समय पर एक वयस्क की तरह अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए सिर भी हिलाया। उस समय एक गुरु के रूप में मेरे सम्मान की भावना अवर्णनीय थी। यह पता चला है कि वह बहुत पहले से अधीर था। उसने आज्ञाकारी होने का नाटक भी किया। वह वास्तव में बहुत शरारती है। झांग जिंग को इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी।
कल से शुरू होगा उनका जादू सीखने का जीवन। अमीर बनाती है। एक अगले दिन नए छात्रों ने आधिकारिक तौर पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। झांग जिंग द्वारा किया गया हंगामा शांत हो गया क्योंकि और भी दिलचस्प बातें हुई। उन्होंने जादू का सैद्धांतिक ज्ञान चरण दर चरण सीखा। वह अपने उन सहपाठियों के साथ बाहर नहीं जाता था जो कुलीन परिवार से आते थे। वह 20 दिनों से अधिक समय तक अकादमी में रहे थे। अभी भी 10 मिनट बाकी थे। जादुई फूल का फल पक जाएगा। हालांकि ब्लैक ट्रेजर ने स्पष्ट रूप से डेविल फ्लावर फ्रूट में रुचि खो दी थी। आखिर उसे मांस खाने की आदत थी। इस महीने में वह केवल 3 बार बाहर गया था और वे सभी रात में चुपचाप अकादमी से बाहर भाग गए। केवल अब उसने कुछ शैतान जानवर को खाने के लिए पकड़ने के लिए ब्लैक ट्रेजर पर सवार होकर जंगल की ओर जाने का साहस किया। इस दर पर देर सबेर वह और भी अधिक शक्तिशाली बड़े जादूगरों द्वारा खोज लिया जाएगा। उसे जल्दी करनी थी और समय का सदुपयोग करके द्वीप पर इमारतों को उन्नत करना था। फर्स्ट लेवल ड्रैगन का घोंसला थोड़ा छोटा था। काला खजाना हर दिन बड़ा होता गया। कुछ और दिनों में फर्स्ट लेवल ड्रैगन का घोंसला अब उसे समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा। केवल एक ड्रैगन के घोंसले को अपग्रेड करने में हजारों सोने के सिक्के खर्च होंगे और आंतरिक मामलों के कार्यालय के निर्माण में 5000 सोने के सिक्के खर्च होंगे। हालांकि आंतरिक मामलों का एक कार्यालय एक दिन में 400 सोने के सिक्कों का उत्पादन कर सकता है। यह अभी भी अपेक्षाकृत इसके लायक था। उसने बचे हुए सोने के सिक्कों पर नजर डाली और उनमें से 100 सिक्के वुड विलेज के ग्रामीणों को दे दिए। उसके पास केवल 1200 सोने के सिक्के थे। उसके पास अभी भी अनुभव अंकों का अधिशेष था जो उसने स्तर बढ़ाने के बाद प्राप्त किया था। अकादमी के रास्ते में उसने बहुत सारे शैतान जानवरों को मार डाला था। इससे उन्हें 200 से अधिक अनुभव अंक प्राप्त करने की अनुमति मिली। विशेष रूप से उसके जादुई अनुभव अंक पहले ही 280/100 तक पहुंच चुके थे। योद्धा के जादुई अनुभव अंक 312/500 थे और ब्लैक ट्रेजर के जादुई अनुभव अंक 239/500 थे। उन्होंने अपने उच्च स्तरीय जादूगर को उन्नत करने का विकल्प नहीं चुना। उनकी वर्तमान ताकत पहले से ही आश्चर्यजनक थी। यदि उसने एक और सनसनी पैदा की तो उसका जीवन अब आसान नहीं होगा। झांग जिंग का इरादा पूरे दिल से पैसा कमाना और ब्लैक ट्रेजर का पालन पोषण करना था। जब तक ब्लैक ट्रेजर मजबूत हो गया उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। जैसे ही झांग जिंग इस बात की चिंता कर रहा था कि पैसा कैसे कमाया जाए, सिस्टम बज उठा। मैजिक फ्लावर फ्रूट पक गया है। दुकान के चयन को सक्रिय करें। मार्शल आर्ट विधि और कौशल कार्यक्रम को सक्रिय करें। यह बहुत अच्छा था। झांग जिंग खुश था। वह देखना चाहता था कि अंदर क्या है। उसने दुकान का दूसरा स्तंभ खोला और देखा कि वहां सभी प्रकार के प्राथमिक मंत्र और विन्यास विधियां थीं। तीसरे कॉलम में इंटरमीडिएट मैजिक पोशन, साथ ही इसे बनाने की विधि भी शामिल थी। चौथे कॉलम में उच्च स्तरीय जादुई औषधि के साथ साथ इसे बनाने की विधि भी शामिल थी। झांग जिंग ने फिर से कीमत को देखा और दंग रह गया। नहीं, उसे सुखद आश्चर्य हुआ। प्राइमरी मैजिक सीरीज सीरम की कीमत 200 सोने के सिक्के थी। इंटरमीडिएट मैजिक सीरीज सीरम 500 सोने के सिक्के थे। उच्च स्तरीय जादू श्रृंखला सीरम 1000 सोने के सिक्के थे। वह अमीर था। बाजार में प्राथमिक जादू की कीमत यहां की कीमत के लगभग 200 सोने के सिक्कों के समान थी। लेकिन मध्यवर्ती जादू और उससे ऊपर के लिए कीमत में अंतर बहुत बड़ा था। दुकान में बेची जाने वाली जादू की कीमत आमतौर पर 1200 सोने के सिक्के थी और खरीद मूल्य 800 सोने के सिक्के थे। उच्च स्तरीय जादुई पोषण 12000 सोने के सिक्कों में बेचा गया था और खरीद मूल्य लगभग 8000 सोने के सिक्के थे। सिस्टम स्टोव की कीमत इतनी सस्ती क्यों थी? 1000 सोने के सिक्के। वह सिस्टम में उपकरण खरीदता था और फिर उसे बाजार में बेचता था। इस तरह वह 7000 कमा सकेगा। इससे अधिक लाभदायक क्या हो सकता है? ब्लैक ट्रेजर को लगा कि यह बहुत अजीब है। उसने अपना छोटा काला चेहरा झांग जिंग के सामने रखा। मालिक, आप अमीर हैं। क्या आप बहुत खुश हैं? हाँ, काला खजाना। भविष्य में हमें पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से मेरा अनुसरण करो। तुम निश्चित रूप से एक समृद्ध जीवन जियोगे। थोड़ी देर खुश रहने के बाद झांग जिंग शांत हो गई। उसे याद आया कि वह केवल 6 साल का था और केवल प्रथम वर्ष का छात्र था। अगर वह इस तरह खुलेआम उच्च स्तरीय जादुई दवा बेचेगा तो बहुत परेशानी होगी। भले ही उसने परिवर्तन मंत्र का उपयोग किया हो, यह काम नहीं करेगा। वह बहुत छोटा था। उसने काले खजाने की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, भले ही ब्लैक ट्रेजर ने खुद को छुपाया हो, फिर भी ब्लैक ट्रेजर को गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों द्वारा खोजा जाएगा। वह जोखिम नहीं उठा सकता था। शून्य अध्याय 19। झांग जिंग को एक मोटी भेड़ के रूप में माना जाता है। 2। झांग जिंग ने एक विचार लाने से पहले एक पल के लिए सोचा। पश्चिमी शहर में दोपहर के समय एक जादू की दुकान में भूरे रंग का वस्त्र पहने और 2 बैसाखियां पकड़े हुए एक पतला युवक आया। यह युवक झांग जिंग था, जो सज धज कर तैयार था। जब क्लर्क ने देखा कि जो व्यक्ति आया है वह विकलांग है तो उसे इतना उत्साह नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उसने ठंडे स्वर में कहा। वह आगे नहीं बढ़ा। मैं उच्च स्तरीय जादुई स्पिरिट पोशन की एक बोतल बेचना चाहता हूं। झांग जिंग ने अपनी आवाज बदल ली, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी धीमी लग रही थी। क्लर्क की आंखों में आश्चर्य दिखा। यह व्यक्ति कोई जादूगर था। हालांकि उसकी आस्तीन पर कोई प्रतीक नहीं था, इसलिए यह अभी भी जादुई प्रशिक्षु होना चाहिए। क्या कोई विकलांग व्यक्ति भी जादू कर सकता है? क्लर्क ने अपना संदेह दूर किया और आगे बढ़ गया। जब तक उसके पास कमाने के लिए पैसा था तब तक सब ठीक था। बाकी चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने झांग जिंग से उच्च स्तरीय औषधि ली, छोटी कांच की बोतल खोली और सूंघा। फिर उसने टेस्ट पेपर पर एक बूंद टपका दी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस दुकान का खरीद मूल्य 6000 सोने के सिक्के है। क्लर्क की आंखों में एक धूर्त रोशनी चमक उठी। झांग जिंग ने औषधि की बोतल छीन ली, मुड़कर चला गया और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि हमारे बगल की दुकान इसे खरीदने के लिए 8500 युआन खर्च करने को तैयार है। रुको सर, 8500 युआन असंभव है। मैं आपको अधिक से अधिक 6500 ही दे सकता हूं। क्लर्क ने देखा कि इस लड़के को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से कीमत बढ़ा दी। 8300। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगा। झांग जिंग ने कहा, मैं तुम्हें अधिकतम 7000 दूंगा। यदि तुम सहमत नहीं हो तो सौदा खत्म हो जाएगा। क्लर्क ने और 500 सोने के सिक्के जोड़े। उसने ऐसा काले दिल वाला क्लर्क कभी नहीं देखा था। उसे बचे हुए ढेर सारे सोने के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 8000 सोने के सिक्के, 7500, 8001, 78000,
उसके बाद झांग जिंग अपनी बैसाखी के साथ दरवाजे की ओर चला गया। ठीक है, 8,000। क्लर्क ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। सौदा। झांग जिंग मुस्कुराया। उसने झांग जिंग को जाते हुए देखा। क्लर्क ने ठंडी खर्राटे भरी। उसने धीमी आवाज में कहा, वह जादूगर बनने वाला है और वह अभी भी बहुत कंजूस है। झांग जिंग एक ऐसी जगह पर चला गया जहां आसपास कोई नहीं था और द्वीप में प्रवेश किया। मुझे 7,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। उसके बाद उसने हाई लेवल स्पिरिट दवा की 8 बोतलें और खरीदी और सबसे बड़े दवा स्टोर में गया। सेंट रोलैंड कैसल में इनमें से अधिकांश दवा दुकानें स्थानीय परिवार द्वारा चलाई जाती थीं। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन वे एकजुट थे। जब झांग जिंग अभी अभी उस दुकान से बाहर निकला तो आसपास की कुछ दुकानों की नजर उस पर पड़ी। आसपास पूछने पर उन्हें पता चला कि वह उच्च स्तरीय जादुई औषधियां बेच रहा था। इस समय उन्होंने उसे फिर से प्रकट होते देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस अपंग के पास बहुत सारी औषधियां थीं। झांग जिंग ने 7 औषधि बेचने के बाद उसका दिल खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष में सोने का पहाड़ हो। जैसे ही वह चला, उसे अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये लोग अच्छे नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उसे लूटने और मारने की योजना बना रहे हों? वे भ्रमित थे, सिर्फ इसलिए कि वह अपंग था और उसके पास 60,000 से अधिक सोने के सिक्के थे। वे उसे लूटना चाहते थे। वास्तव में एक जादुई प्रशिक्षु जिसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी लेकिन ढेर सारी उच्च स्तरीय चिकित्सा थी, उनकी नजर में एक मोटी भीड़ की तरह थी जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झांग जिंग ने अपनी बैसाखी पकड़ी और इत्मीनान से शहर से बाहर चला गया। उसके पीछे एक मानसिक ऊर्जा उस पर कसकर बंद थी। जब वह शहर के बाहर एक जंगल में पहुंचा तो झांग जिंग रुक गया। वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे उन 6 लोगों की ओर देखा जो उसके पीछे इटलाते हुए चल रहे थे। एक उच्च स्तरीय योद्धा और 2 मध्यवर्ती योद्धा, एक उच्च स्तरीय जादूगर और 2 मध्यवर्ती जादूगर। उन सभी को लगा कि एक विकलांग व्यक्ति से निपटने के लिए इस संरचना का उपयोग करना अतिशयोक्ति है। हालांकि दुकान का मालिक स्वभाव से सतर्क था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह उन सोने के सिक्कों को वापस ला सके जिनसे उसने दवा खरीदी थी। इसके अलावा उसे और भी अधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हार भेड़िए में बदल गई है। एक बच्चे, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम थक गए हो? क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहते हो? जैसे ही वे बोले, वे हंसे। झांग जिंग भी हंसे। 6 श्रीमान, आपके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, है ना? आप मुझे पैसे देने में इतनी जल्दी में क्यों हैं? वे लोग सन रह गए। क्या यह अपंग मूर्ख था? हा। जैसे वे जोर जोर से हंस रहे थे। 3 जादू और आग का गोला अचानक उनकी ओर टूट पड़े। आग के गोले की गति बेहद तेज थी और उनमें से 6 लोग बमुश्किल उससे बच पाए। इसके बाद उनके भाव बदल गए। धिक्कार है, आपने वास्तव में पहला कदम उठाया है। मेरे हथियार सौंप दो। इससे पहले कि योद्धा अपनी बात खत्म करता, अन्य 3 आग के गोले अचानक उड़ गए। तत्काल जादू। वह जादुई प्रशिक्षु नहीं है, कम से कम एक उच्च स्तरीय जादूगर है। एक मध्यवर्ती जादूगर जो चकमा दे रहा था चिल्लाया, उच्च स्तरीय जादूगर के साथ क्या समस्या है? इतनी करीब दूरी पर हमारे पास अभी भी 3 योद्धा हैं। चाहे वह कितना भी तेज हो, यह बेकार है। उसे घेर लो। एक उच्च कोटि के योद्धा ने व्यंग्य किया। तीनों योद्धाओं ने तुरंत अपनी तलवारें और युद्ध कुल्हाड़ी उठाई। एक त्रिकोण बनाया और झांग जिंग को घेर लिया। तीनों जादूगर इन योद्धाओं से 3 मीटर पीछे खड़े थे। मारना। लगभग एक ही पल में इन लोगों ने अपनी आक्रमण योजना पूरी कर ली। आदेश का पालन करते हुए 3 योद्धा आगे बढ़े। कैसा मूर्ख अपंग है! सैनिकों के हमले का सामना करते हुए उसने पीछे हटने की भी जल्दी नहीं की। वह मूर्ख की तरह वहीं खड़ा रहा। ऊंचे दर्जे के जादूगर ने उपेक्षा से कहा, क्योंकि वह विकलांग है, उसके लिए पीछे हटना सुविधाजनक नहीं है। इंटरमीडिएट मैच, जो किनारे पर खड़ा था, ने मजाकिया भाव से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम खड़े होकर देखते क्यों नहीं? उसी समय वह उच्च स्तरीय समुराई उछल पड़ा। उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी झांग जिंग के सेफालों की ओर बढ़ी। अन्य 2 समुराई की विशाल तलवारें झांग जिंग की छाती में घुस गईं। मैं सचमुच ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बच्चा जल्द ही मरने वाला है। मध्यवर्ती जादूगर ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गए। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाईं और सामने अविश्वसनीय दृश्य को देखा। झांग जिंग ने 2 बैसाखियां नीचे फेंक दी। उसका शरीर हवा में उठ गया और बेहद तेज गति से हवा में उच्च स्तरीय योद्धा से टकरा गया। उच्च स्तरीय योद्धा की आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। तुम, एक कमजोर जादूगर, मुझसे सीधे युद्ध करना चाहते हो? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? भयंकर कुल्हाड़ी स्पष्ट रूप से झांग जिंग को नहीं मार सकी। उन्होंने इस गति का उपयोग झांग जिंग को मारने के लिए किया। जैसे ही वे दोनों टकराने वाले थे, उच्च स्तर के योद्धा ने अपनी मजबूत मांसपेशियों को कस लिया। छोटे लड़के, मेरा यह प्रहार तुम्हारे शरीर की सभी हड्डियां तोड़ने और तुम्हें पूरी तरह से अपंग करने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौधा, उसने भूरे रंग के लबादे के बाहर एक बहुत छोटी सी मुट्ठी फैली हुई देखी। वह मुट्ठी किसी बच्चे की मुट्ठी जैसी थी और उसकी हथेली के आकार की ही थी। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और उसका शरीर उस छोटी सी मुट्ठी से टकरा गया। दबी दबी आवाज के बाद ऊंचे दर्जे के योद्धा को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसका पूरा शरीर दर्द में था और उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। इसका शरीर मदद नहीं कर सका लेकिन जमीन की ओर धंस गया। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसके आंतरिक अंग बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। बहुत खूब, उसने मुंह से खून उगल दिया। जैसे ही उसने झांग जिंग को देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया, जो अभी अभी एक बड़ी चट्टान पर गिरा था। अन्य 2 मध्यवर्ती योद्धा जो झांग जिंग पर हमला करने में विफल रहे थे, उन्होंने भी उसे सदमे में देखा। नहीं, यह असंभव है। तुम जैसे अपंग में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? आप संभवतः अभी भी उच्च स्तरीय योद्धा नहीं हो सकते। क्या वह अभी भी एक उच्च स्तरीय योद्धा है? 3 जादूगर जो बहुत दूर नहीं थे, अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गए। दौड़ना, 0। उन्हें और भी आश्चर्य हुआ जब एक मध्यवर्ती योद्धा ने देखा कि झांग जिंग छोटा हो गया था। आप खड़े होने के लिए अपनी छड़ी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं शुरू से ही अपंग नहीं हूं। मुझे बैसाखी की आवश्यकता क्यों है? झांग जिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और खींच लिया। उसने भूरे रंग का लबादा जमीन पर फेंक दिया और अपना छोटा शरीर दिखाया। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौट आया। आकार बदलने वाली औषधि का समय समाप्त हो गया था। ठीक 1 घंटा हो गया था। जब उन्होंने बच्चे को अपने सामने देखा तो वे 6 पूरी तरह से अवाक रह गए।
उनका दिमाग खाली था और उनके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। उसी समय उन्होंने अपनी उंगलियां फैलाईं और झांग जिंग की ओर इशारा किया। आप। झांग जिंग के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सभी चौंकने के लिए नरक में न चले जाएं। उनमें से 6 ने बचकानी आवाज सुनी और कांपने से खुद को नहीं रोक सके। वह स्पष्ट रूप से नरक से आया एक राक्षस था। तीनों जादूगरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में एक शब्द देखा, भागो। एक उच्च स्तरीय जादूगर का सामना करना जो जादू को तुरंत अंजाम दे सकता है, एक उच्च स्तरीय योद्धा वाले व्यक्ति के रूप में, यदि वह भागता नहीं है तो वह मर जाएगा। यहां तक कि अगर वह बच्चा भी होता तो भी वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। उनके सामने उच्च कोटि का योद्धा एक जीवंत उदाहरण था। तीनों जादूगरों ने पहले ही अपना लेविटेशन मंत्र तैयार कर लिया था और वे एक पल में 6 से 7 मीटर दूर भाग गए। क्या तुम लोग दौड़ सकते हो? ब्लैक ट्रेजर, बाहर आओ और अपने शरीर को प्रशिक्षित करो। झांग जिंग के एक विचार के साथ ब्लैक ट्रेजर उत्साह से उड़ गया। जब तीनों योद्धाओं ने देखा कि जादूगर भाग गया है तो वे तुरंत पीछे हटना चाहते थे। इस राक्षसी बच्चे की उत्पत्ति चौंकाने वाली होगी, इसलिए उन्होंने भागने का भी फैसला किया। लेकिन इसी समय उन्होंने एक और दृश्य देखा जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ओल्ड थर्ड, क्या आपको लगता है कि वह एक ड्रैगन है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि यह ड्रैगन जैसा दिखता है? उच्च स्तरीय योद्धा की आंखें नम थीं और वह बुदबुदाया, हे भगवान, वह एक अजगर है। बड़े भाई, हमने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। ड्रैगन वाले सभी महान योद्धा हैं। चुप रहो, तुम अब जीना नहीं चाहते। यह वर्जित है, तुम इसे नहीं कह सकते। बड़े भाई, हम वैसे भी मरने वाले हैं। वह भयंकर बच्चा आ रहा है। जो 3 जादूगर भाग रहे थे वे छिपकर आनंद मना रहे थे। सौभाग्य से हम तेजी से भागे। हो सकता है कि वह बच्चा हमारे पीछे न आया हो क्योंकि हमने कोई हरकत नहीं की। आप सही कह रहे हैं। अगर वह किसी को मारना भी चाहता था तो उसे पहले उन 3 योद्धाओं को मारना पड़ता था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत है? जादूगर ने पीछे मुड़कर देखा। वह इतना डर गया कि तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यह एक अजगर है। जब अन्य 2 जादूगरों ने यह सुना तो उन्होंने अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हे भगवान, यह सचमुच एक अजगर है। वह ब्लैक ट्रेजर की बड़ी बड़ी आंखें उपहास से भरी थीं। वह मैक्रोस्टोमिया पर मुस्कुराया और मानवीय भाषा में कहा, तुम लोग बहुत तेज दौड़ते हो। तुम अब और क्यों नहीं दौड़ रहे हो? जारी रखो। यह सुनकर दोनों स्तब्ध जादूगर जमीन पर गिर पड़े। तुम्हें ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चलो चलें। कृपया हमें छोड़ दीजिए। मेरे पास रत्न और सोने के सिक्के हैं, मैं उन्हें आपको दे दूंगा। मैं भी। ब्लैक ट्रेजर की आंखें चमक उठीं और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उत्तेजित हो गई। सामने मणि को देखते ही उसकी आंखें लालच से भर गईं। वाह, यह कितना सुंदर है। यह मेरी मांद के पत्थर से भी कहीं अधिक सुंदर है। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मुझे इसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। काला खजाना, जल्दी करो। उन सभी को मार डालो। ये सभी चीजें तुम्हारी हैं। झांग जिंग पीछे से दौड़कर आया। हालांकि ब्लैक ट्रेजर को पैसे से बहुत प्यार था। जब उसने रत्नों को देखा तो वह उचित व्यवसाय भी भूल गया। जब ब्लैक ट्रेजर ने अपने मालिक का आदेश सुना तो उसने तुरंत अपने पंजों का इस्तेमाल करके तीनों जादूगरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद उसने रत्न और सोने के सिक्के समेटे और डिवाइन ड्रैगन द्वीप पर लौट आया। जिंग ने जादू सीखा। ड्रैगन द्वीप पर लौटने के बाद झांग जिंग ने आंतरिक मामलों के कार्यालय का निर्माण शुरू किया। आंतरिक मामलों के कार्यालय का निर्माण सफल है। 5000 सोने के सिक्के खर्च करें। ड्रैगन के घोंसले को अपग्रेड करें। अपग्रेड सफल। वर्तमान ड्रैगन का घोंसला दूसरे स्तर के ड्रैगन का घोंसला है। 10,000 सोने के सिक्के खर्च करें। ब्लैक ट्रेजर उत्साह से चिल्लाया। वह अपने नए घोंसले की ओर भागा। यह अंदर से बहुत विशाल था। आड़ी तिरछी गुफा लगभग 5 मीटर ऊंची थी, जिससे उसका 4 मीटर लंबा शरीर स्वतंत्र रूप से अंदर जा सकता था। ब्लैक ट्रेजर द्वारा मांद के चारों ओर घूमने के बाद उसने सबसे भीतरी गुफा में रहने का फैसला किया। वह आराम से जमीन पर लेट गया। वह उस रत्न को उगल देना चाहता था जो उसे अभी अभी मिला था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद भी उसे चैन नहीं आया। वह फिर उड़ गया। वह सावधानी से अपने सिर के पास पहुंचा और चारों ओर देखा। फिर उसने महल की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं था। उसने कुछ देर तक सुना और महसूस किया कि झांग जिंग वास्तव में अंदर था। काले खजाने को राहत मिली। वह घूमा और तैरकर वापस गुफा में चला गया। फिर उसने अपने पीछे एक कोने में कुछ रत्न और सोने के सिक्कों का ढेर उगल दिया। फिर उसने सोने के सिक्के रखे और लाल और नीले रत्नों को देखा और उनकी सराहना की। ब्लैक ट्रेजर ने 3 जादूगरों से 10,000 से अधिक सोने के सिक्के वापस ले लिए थे। वह जानता था कि सोने के सिक्के उसके मालिक द्वारा नहीं देखे जा सकते, अन्यथा उसके मालिक द्वारा सोने के सिक्के धोखे से छीन लिए जाएंगे। झांग जिंग ने बचे हुए सोने के सिक्के गिने। 3 योद्धाओं से प्राप्त सोने के सिक्के और आंतरिक मामलों के कार्यालय के निर्माण पर खर्च किए गए सोने के सिक्कों को मिलाकर उसके पास अभी भी 55,000 सोने के सिक्के थे। आंतरिक मामलों के कार्यालय के निर्माण के बाद कांग्रेस फिर से सामने आई। कांग्रेस एक दिन में 800 सोने के सिक्कों का उत्पादन कर सकती थी, जो आंतरिक मामलों के कार्यालय से दोगुना था। कांग्रेस को खड़ा करना उनके लिए फायदे का सौदा था। कांग्रेस का निर्माण सफल है। लागत 15,000 सोने के सिक्के है। उन्होंने अनुभव बिंदुओं को फिर से देखा। इन चीजों के निर्माण के लिए कोई पुरस्कार नहीं थे। हालांकि झांग जिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान में सिस्टम ने कोई मिशन नहीं दिया। वे मुख्य रूप से ऊपर चढ़ने का अनुभव प्राप्त करने के लिए डेविल बीस्ट को मारने पर निर्भर थे। फिलहाल उनका अनुभव ही काफी था। अब उसके पास जादुई कौशल की कमी थी। वह 1 महीने से सैद्धांतिक ज्ञान सीख रहा था और एक नए छात्र के लिए एक ही बार में सभी कौशल सीखना असंभव था। हालांकि कुछ वास्तविक लड़ाइयों के बाद वह जानता था कि आग के गोले कैसे दागे जाते हैं। उसे लगा कि अब उसके पास केवल शैतानी ताकत बची है, लेकिन वह वास्तविक लड़ाई से संतुष्ट नहीं था। वह देखना चाहता था कि दुकानों में किस प्रकार के जादुई कौशल है। पहला पृष्ठ प्राथमिक जादू कौशल था। इसमें जादू का तीर, आग का गोला कला, त्वरित हमला इत्यादि शामिल थे। प्रत्येक की कीमत 200 सोने के सिक्के थी। दूसरा पेज इंटरमीडिएट जादू कौशल था। इसमें एक्सप्लोसिव फ्लेम डांस, बोथ आइज ब्लाइंड इत्यादि शामिल थे। प्रत्येक की कीमत 500 सोने के सिक्के थी। तीसरा पृष्ठ उच्च स्तरीय जादुई कौशल का था। इसमें उल्का बौछार, लगातार आग का गोला इत्यादि इत्यादि शामिल थे। प्रत्येक की कीमत 1000 सोने के सिक्के थी। चौथा पेज मैजिक इंस्ट्रक्टर स्किल था। पांचवां पृष्ठ जादू प्रशिक्षक कौशल। योद्धा कौशल में स्वर्ग तोड़ने वाली मुट्ठी, स्वर्ग को विभाजित करने वाली मुट्ठी,
आकाश को नष्ट करने वाली मुट्ठी आदि थी। प्रत्येक इकाई की कीमत 200, 500, 1000 थी। झांग जिंग ने मन ही मन सोचा, मैं उनमें से हर एक को सीखना चाहता हूँ। हालांकि मैं केवल तीसरा पृष्ठ ही सीख सकता हूँ। हा हा हा। झांग जिंग जोर से हंसा, जिससे ब्लैक ट्रेजर ने अपना सिर बाहर निकाला और अपने मालिक को अजीब नजरों से देखा। आप फिर किस बात से खुश हैं? ब्लैक ट्रेजर ने झांग जिंग के शरीर पर रोशनी चमकती देखी। तो मास्टर जादू सीख रहे हैं, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जन्म इसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाऊंगा तो यह मेरी स्मृति में होगा। जैसे ही ब्लैक ट्रेजर ने अपना सिर पीछे सिकोड़ना चाहा, एक और रोशनी चमक उठी। उसके बाद ब्लैक ट्रेजर मूर्खतापूर्वक एक के बाद एक चमकती रोशनी को देखता रहा। पूरा डिवाइन ड्रैगन द्वीप आतिशबाजियों की तरह सुंदर और रंगीन था। हे भगवान, मास्टर ने कितने जादुई कौशल सीखे। झांग जिंग को पता था कि अकादमी में यह जादू सीखना बहुत कठिन था। बड़ी मात्रा में क्रेडिट के बिना उनका विनिमय करना असंभव था। कुछ छात्रों ने अकादमी में 8 वर्षों तक अध्ययन किया था, लेकिन उनके पास अभी भी उच्च स्तरीय जादुई कौशल का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। क्रेडिट अर्जित करने का तरीका सभी प्रकार के होमवर्क, मिशन को पूरा करना और यहां तक कि क्लब के आउटडोर रोमांच में भाग लेना था। झांग जिंग ने लगभग 20 प्रकार के जादुई कौशल सीखने के लिए केवल 10 मिनट से भी कम समय का उपयोग किया और 11,400 सोने के सिक्के खर्च किए। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों को इसके बारे में पता होता तो झांग जिंग कल्पना भी नहीं कर पाते कि वे कैसे रोएंगे। खर्च किया था, यह कितना सीधा खर्च था। इस बार उन्होंने बहुत सारे जादू कौशल और युद्ध मार्शल कौशल सीखे थे। उसे पूरा विश्वास था कि अब समय आ गया है कि वह उच्च स्तरीय जादूगर को चुने। बधाई हो द्वीप के मालिक, आपने स्तर बढ़ा लिया है। वर्तमान में आप एक उच्च स्तरीय जादूगर हैं। अनुभव अंक 80/500। अगला मिशन, ब्लैक ड्रैगन के स्तर को चौथी रैंक तक बढ़ाएं। वर्तमान अनुभव अंक 239/500। एक तालाब बनाएं, जलीय जानवरों का प्रजनन करें और ब्लैक ड्रैगन के लिए भोजन उपलब्ध कराएं। मैं ब्लैक ड्रैगन के लिए भोजन और उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक अंक उपलब्ध कराने के लिए बाहर डेविल बीस्ट का शिकार कर सकता हूं। इन्हें बनाने का कोई मूल्य नहीं लगता है। झांग जिंग ने अपने दिल के संदेह को व्यक्त किया। सिस्टम ने कहा, डिवाइन ड्रैगन आइलैंड एक देश की तरह है। इसे लगातार बनाते रहने से ही यह मजबूत हो सकता है। तभी इसे लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। तभी द्वीप पर ड्रैगन का सफलतापूर्वक पालन पोषण किया जा सकता है। भविष्य में द्वीप में एक विशाल जंगल, पहाड़ों से घिरा जंगल, एक गर्म रेगिस्तान, विशाल लहरों वाला समुद्र, बर्फ से ढके पहाड़ और उबलते लावा वाले ज्वालामुखी होंगे। द्वीप के मालिक को इन सभी का निर्माण करना होगा। यह सुनकर झांग जिंग वास्तव में थोड़ा चौंक गया। उसने सोच समझकर सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई सुराग है। उन्होंने सिस्टम बिल्डिंग फलक खोला, तालाब पाया और कंस्ट्रक्शन पर क्लिक किया। उसने फलों के बगीचे की ओर एक सफेद रोशनी चमकती देखी और वहां 2 किलोमीटर लंबी नदी दिखाई दी। इसे तालाब कहते हैं। अभी वह सोच रहा था कि तालाब बनाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जाकर उसे समझ आया कि सिस्टम की नजर में एक छोटी नदी एक तालाब थी। उसने दुकान खोली तो जलीय जीव मिले। सबसे सस्ता एक बड़ा काप था, 100 मछली के पौधों के लिए एक सोने का सिक्का। सबसे महंगी मछली 1000 सोने के सिक्कों की थी। वह इसे खरीद नहीं सकता था। उसे केवल कुछ छोटी मछलियां खरीदनी थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। चूंकि वह नदी में जानवरों को पाल रहा था, इसलिए वह न केवल एक प्रकार के जीव को पाल सकता था। झांग जिंग ने लंबे समय तक विचार विमर्श किया। उन्होंने 10,000 काप पौधे, 10,000 काप पौधे और 50,000 झींगा पौधे खरीदे। उन्होंने 30,000 कुत्तों के पौधे भी खरीदे। एक वयस्क कुत्ते के सिर वाली मछली लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर लंबी होती थी और उसका वजन लगभग 50 किलोग्राम होता था। ब्लैक ट्रेजर के खाने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। झांग जिंग ने नदी में आई 100,000 मछलियों को देखा और महसूस किया कि वह एक बड़ा मछली मालिक बन गया है। उसे अपने हृदय में उपलब्धि की अनुभूति हुई। उसके पास अभी भी 17,000 सोने के सिक्के बचे थे, जो फिलहाल के लिए पर्याप्त थे। हालांकि उनके पास पेड़ लगाने और पहाड़ों और समुद्रों को खोलने के लिए उतने पैसे नहीं थे। झांग जिंग ने ड्रैगन द्वीप छोड़ दिया और अकादमी लौट आए। दोपहर के पाठ का समय होने में अभी भी 10 मिनट से अधिक का समय बाकी था। वह अपने छात्रावास में नहीं लौटा, बल्कि सीधे कक्षा में चला गया। इस समय सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे थे, प्रशिक्षकों के कक्षा में आने का इंतजार कर रहे थे। वे मजाक कर रहे थे और खेल रहे थे। झांग जिंग, यहां आओ। चीख सुनकर झांग जिंग ने उधर देखा। यह 13 वर्षीय लिंडर क्लीफ था, जो वेस्ट सिटी के काउंट लिंडे परिवार का युवा मास्टर था। वह क्लास मॉनिटर था। झांग जिंग ने झुर्रियों वाले पीले लिंडर क्लीफ को नजरअंदाज कर दिया। इस कुलीन युवक ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए निम्न वर्ग के 3 से 5 बच्चों को कक्षा में खुद को राजा कहने के लिए इकट्ठा किया। स्कूल के पहले महीने के दौरान उसने 3 बार झांग जिंग की तलाश की थी। वह चाहते थे कि झांग जिंग लिंडे परिवार में शामिल हो जाए। वह चाहता था कि झांग जिंग उसका अनुयायी बने। झांग जिंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लिंडर क्लीफ ने सोचा कि झांग जिंग उससे डरता है। पूरी कक्षा ने ऐसा सोचा। एक गरीब व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जादुई प्रतिभा कितनी ऊंची है, अपने पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सहयोग के बिना आप विकास नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जादूगर एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत पैसा लगता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लेवल अप नहीं कर पाएंगे। वे सभी जानते थे कि झांग जिंग के पास इंटरमीडिएट मैच की प्रतिभा थी, लेकिन उसके पास एक भी क्रेडिट नहीं था और उन्होंने उसे कभी एक भी तांबे का सिक्का खर्च करते नहीं देखा था। यह बहुत स्पष्ट था, झांग जिंग बहुत गरीब था। यदि यह जारी रहा तो झांग जिंग अभी भी इंटरमीडिएट जादूगर के स्तर पर होगा जब वह किशोरावस्था में था, लेकिन उसके पास एक जादूगर की ताकत नहीं थी। झांग जिंग, जब तक आप लिंडे परिवार में शामिल होते हैं, मेरे दादाजी आपको बताएंगे। वह आपको उनमें से 5 महीने में देंगे। नहीं, यह सही नहीं है। 3 सोने के सिक्के। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हर हफ्ते भेड़िया मांस बंस खिलाऊंगा। झांग जिंग ने अपने होंठ भींचे। मैंने भेड़िए का काफी मांस खा लिया है। उसने काफी खा लिया था। झांग जिंग की आवाज सुनकर कक्षा के सभी छात्र हंस पड़े। सहपाठियों के उपहास की परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि वह गरीब था। चाहे वह पृथ्वी पर हो या यहाँ, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। विशेषकर सम्राट की व्यवस्था में, सख्त पदानुक्रम वाले समाज में गरीब पीढ़ियों तक गरीब रहेंगे। उनके पास बोलने के लिए कोई हैसियत नहीं होगी। उनकी तुलना एक कुलीन परिवार द्वारा पाले गए चौकीदार से भी नहीं की जा सकती थी। झांग जिंग जैसा एक गरीब व्यक्ति जिसके पास जादू की प्रतिभा थी,
एक बार जब उसने जादू के संकाय में प्रवेश किया तो यह एक गरीब व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति से पूरी तरह छुटकारा पाने और दूसरों से ऊपर होने का जीवन जीने के बराबर था। हालांकि यह तथाकथित विलासितापूर्ण जीवन भी गरीबों के सापेक्ष था। रईसों की नजर में आप सिर्फ एक माथत हैं, लेकिन आपका दर्जा एक नौकर से थोड़ा ऊंचा है। झांग जिंग, डींगे हाँकना बंद करो। क्या तुमने देखा है कि भेड़िए का मांस कैसा दिखता है? शायद तुमने भेड़िए के मांस की गंध भी नहीं सुनी है। क्लिफ ने फिर उसका मजाक उड़ाया। कक्षा के गरीब छात्र भी क्लिफ को खुश करने के लिए उस पर हंसने लगे। झांग जिंग ने प्राथमिक जादू के सैद्धांतिक आधार ज्ञान को खोलकर देखा। वह इस निरर्थक चीज के लिए इन बच्चों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। उनके प्रदर्शन को पूरी कक्षा ने डरपोक माना। दो गरीब छात्रों ने मौके का फायदा उठाया और क्लिफ को खुश करने की कोशिश करते हुए झांग जिंग को जोर से डांटा। झांग जिंग, जिद्दी मत बनो। यह आपका सम्मान है कि मास्टर क्लाइव आपकी सराहना करता है। जब तक आप यंग मास्टर के लिए काम करने को तैयार हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। यह सही है झांग जिंग, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मास्टर क्लाइव पहले ही 3 बार तुम्हारी तलाश कर चुका है, उसे अस्वीकार मत करो। जब क्लिफ ने यह सुना तो उसने दोनों व्यक्तियों की ओर प्रशंसात्मक भाव से थोड़ा सिर हिलाया। दोनों गरीब छात्र सद्भावना व्यक्त करते रहे और क्लिफ के अधीनस्थ बनना चाहते थे। क्लिफ को अभी भी उनका निरीक्षण करना था, क्योंकि उनकी जादुई प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट नहीं थी और उनके परिवार में उनके जैसे अधीनस्थों की कमी नहीं थी। चुप रहो, तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम बहुत विनम्र हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम कुत्तों की तरह हो और जिस मालिक को तुम ढूंढ रहे हो वह भी कुत्ते की तरह है। प्रशिक्षक सोलेना कक्षा के दरवाजे तक चलने लगी। जब उसने झांग जिंग की बातें सुनी तो वह लगभग जोर से हंस पड़ी। यह बच्चा वाकई बहुत मजाकिया था। सोलेना चुपचाप दरवाजे के पीछे छिप गई और तुरंत कक्षा में प्रवेश नहीं किया। झांग जिंग, 2 10 वर्षीय गरीब छात्रों को नहीं पता था कि कैसे उत्तर देना है। शो देख रहे छात्र जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे सबकी आवाजें कमजोर पड़ गईं और आखिरकार पूरी कक्षा शांत हो गई। सभी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे अपने चेहरे ढकने के लिए किताबों का इस्तेमाल करते थे और छिपकर उन्हें देखते थे। कई विद्यार्थियों को उन शब्दों के पीछे के अर्थ का एहसास हुआ। क्लिफ का चेहरा उदास था, उसका चेहरा लाल था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दोहरी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। वह पहले से ही गुस्से में था, अब उनमें हंसने की हिम्मत न रही। क्लिफ गुस्से में था। एक गरीब बच्चे ने ड्यूक के युवा मास्टर को डांटने का साहस किया। क्या यहाँ कोई कानून था? यदि यह स्कूल के बाहर होता तो क्लिफ के बगल के अंगरक्षकों ने झांग जिंग को गिरफ्तार कर लिया होता और उसे मौके पर ही पीटा होता। फिर सजा पाने के लिए झांग जिंग को क्लिफ के परिवार के पास भेज दिया होता। यह पहली बार था जब उसने किसी को उसे कुत्ता कहते हुए सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना हृदय विदारक होगा। पहले जब वह उन नौकरों और गरीब लोगों को डांटता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, परंतु आज उसे गरीबों ने डांटा था और उसका हृदय अपूर्व क्रोध से भर गया था। उनकी महान गरिमा को बेरहमी से रौंदा गया। इसकी कतई इजाजत नहीं थी। अग्नि के महान देवता, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। क्लिफ ने चुपचाप अपने हृदय में मंत्र का जाप किया। वह प्रथम स्तर की जादुई फायरबॉल कला का उपयोग करने के लिए तैयार था। भाड़ में जाओ। क्लिफ के हाथ में एक झुलसा देने वाला आग का गोला दिखाई दिया। उसने इसे झांग जिंग की पीठ की ओर मारने में संकोच नहीं किया। जैसे ही आग का गोला बाहर फेंका गया, उसका क्रोधित और थोड़ा विकृत चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अब क्रूर नहीं रही, बल्कि कुछ हद तक क्रूर हो गई। भले ही मैं तुम्हें जलाकर मार ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने के लिए बिस्तर पर लिटा दूंगा। पूरी क्लास हैरान रह गई। क्या मास्टर क्लाइव पागल था? क्या वह नहीं जानता था कि अकादमी में लड़ाई झगड़ा वर्जित है? खासकर कक्षा में जारी किया गया कोई भी जादू अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। न केवल उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि वे स्कूल में सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से पश्चाताप पत्र भी पढ़ेंगे। उन्हें स्कूल से निकालने का भी आदेश दिया जाएगा। झांग जिंग, अपनी पीठ का ध्यान रखें। एक छात्र सदमे में चिल्लाया। सोलेना ने दरवाजे के बाहर का यह दृश्य देखा और तुरंत कक्षा का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। वह झांग जिंग को बचाना चाहती थी, लेकिन वह उससे 15 या 16 मीटर दूर थी। उसका प्राथमिक जादू प्रशिक्षक शक्तिहीन था। झांग जिंग, जल्दी से टेबल के नीचे लेट जाओ। सोलेना ने उत्सुकता से झांग जिंग को लेटने का इशारा किया। जैसे ही क्लिफ उपहास कर रहा था और अन्य छात्र घबरा रहे थे और शिक्षक चिंतित थे, झांग जिंग के चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखी। जैसे ही हवा में अग्नि जादू तत्व घूमा, उसने इसे देख लिया। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि क्लिफ सचमुच कक्षा में फायरबॉल का उपयोग करने का साहस करेगा। सामान्य सोच के अनुसार जब 2 बच्चे झगड़ते थे तो वे मूल रूप से एक दूसरे को डांटते थे। मौखिक झगड़ों के कारण शारीरिक झगड़ों के बहुत कम मामले सामने आए। झांग जिंग को नहीं पता था कि इन रईसों ने हजारों वर्षों में जो महान चेतना विकसित की थी वह बहुत नाजुक थी। उसने शाप भी नहीं दिया और लड़ने को तैयार हो गया। चूंकि क्लिफ ने पहले हमला किया, इसलिए वह विनम्र नहीं होगा। क्लिफ, आपका फर्स्ट लेवल फायरबॉल कौशल वास्तव में खराब है। न केवल इसकी गति धीमी थी, बल्कि इसकी शक्ति भी कमजोर थी। इसके अलावा फायर मैजिक तत्व भी शुद्ध नहीं है। आप इतने सालों से क्या ध्यान कर रहे हैं? क्या आप सुस्त हैं? बंद। जैसे ही झांग जिंग ने बात की, उसने अपनी छोटी तर्जनी उंगली फैला दी। एक अंडे के आकार का आग का गोला उसकी उंगलियों पर घूम रहा था। सभी छात्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने झांग जिंग को कोई पलटवार करते नहीं देखा। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने केवल अपना बायां हाथ बढ़ाया और एक उंगली उठाई। फिर उन्होंने देखा कि क्लिफ ने जो आग का गोला छोड़ा था वह धीरे से उसकी उंगली पर गिरा। क्लिफ तुरंत अवाक रह गया। आसपास के सभी विद्यार्थियों को बहुत अजीब लगा। उन्होंने अजीब भाव से आग के गोले को देखा। गुरु सोलेना, जो अभी 2 कदम ही दौड़ी थी, अचानक वहीं पर स्थिर हो गई। लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्सुकता से कहा, झांग जिंग, जल्दी से आग के गोले को बुझाओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसने देखा कि झांग जिंग की उंगली से आग का गोला अचानक गायब हो गया। तभी उसने क्लिफ की चीख सुनी और फिर वह जहां था वहां से अचानक उछल पड़ा। आग लग गई है, जल्दी करो और मुझे बचाओ। तभी सहपाठी को क्लिफ की छाती पर आधा फुट लंबी लौ दिखाई दी। आसपास के सभी सहपाठी अपनी अपनी सीटें छोड़कर दूर छिप गए। क्लिफ अपने हाई क्लास सिल्क टॉप को अपने हाथों से थपथपाता रहा। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। उसके बगल के सभी छात्र हैरान थे। किसी को भी उसके लिए पानी लाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे आग बुझाने में मदद करने के लिए एक किताब का उपयोग करें। एक मोटी प्राथमिक जादू सिद्धांत पुस्तक अचानक क्लिफ की छाती पर जोर से लगी।
लौ तुरंत बहुत कमजोर हो गई। झांग जिंग ने गंभीरता से एक सड़ा हुआ विचार प्रदान किया। अन्य छात्रों को लगा कि यह तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक किताबें क्लिफ पर फेंक दी। मुझे अपनी किताबों से मत मारो, मुझे पानी चाहिए। क्लिफ घबरा गया। वह न केवल आग बुझाना चाहता था, बल्कि उन किताबों से भी बचना चाहता था। जो छात्र किताबें फेंक रहे थे, वे झांग जिंग की तरह दिशा को नियंत्रित करने में उतने अच्छे नहीं थे। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वे झांग जिंग की तुलना में दिशा को नियंत्रित करने में बेहतर थे। एक किताब सटीक रूप से क्लिफ के चेहरे पर लगी और एक तेज आवाज निकली। झांग जिंग इसे सीधे देखना सहन नहीं कर सका। उस किताब का वजन कम से कम 5 या 6 किलोग्राम था, जो 2 ईंटों के बराबर था। 26 प्रशिक्षक सोलेना। आग लगे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन बारबेक्यू किए हुए मांस की गंध पहले ही हवा में फैल चुकी थी। वे कुछ किताबें थीं जिनसे न केवल आग की लपटें बुझीं, बल्कि उन्होंने क्लिफ की पैंट को भी जला दिया। इसी समय सोलेना की पानी की गेंद मास्टर क्लाइव के शरीर पर लगी। वह पूरी तरह भीग चुका था और उसकी सांसें फूल रही थीं। क्लिफ, दवा कक्ष में जाने के बाद मेरे कार्यालय में आओ। झांग जिंग, अभी मेरे साथ आओ। सोलेना ने बोलना समाप्त करने के बाद झांग जिंग पर गहरी नजर डाली और जाने के लिए मुड़ी। वे सोलेना के कार्यालय पहुंचे। झांग जिंग ने बैठने से पहले अपना मुंह खोला। प्रशिक्षक सोलेना, मैं निर्दोष हूं, मैं पीड़ित हूं। प्रशिक्षक सोलेना ने मासूम झांग जिंग की ओर देखा। वह हंसना चाहती थी लेकिन उसे रोक लिया। झांग जिंग की अभिव्यक्ति वास्तव में समृद्ध थी। उन्होंने स्कूल के पहले दिन उनसे कहा कि अगर वह फिल्म में काम नहीं करेंगी तो यह दुख की बात होगी। वह नहीं जानती थी कि उसका मुखिया क्या सोच रहा था। जब उसने उसे तथाकथित फिल्म का वर्णन करते हुए सुना, तो उसे लगा कि यह एक विदूषक प्रदर्शन जैसा था जिसकी रईसों ने प्रशंसा की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका बहुत गहरे जादू से कुछ लेना देना है। संक्षेप में, उसकी कल्पना झांग जिंग जितनी अच्छी नहीं थी। सोलेना के बैठने के बाद उसने गंभीरता से कहा, झांग जिंग, मुझे पता है कि यह आपकी गलती नहीं है। क्लिफ को जलाने के लिए फायरबॉल का उपयोग करना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन आप जो करेंगे वह आपके लिए बहुत परेशानी लाएगा। आप अभी छोटे हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि इन कुलीन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप में उन्हें भड़काने की क्षमता भी नहीं है। अकादमी आप सभी के साथ समान व्यवहार करती है। आप जैसे आम लोगों के बच्चों को तो बिल्कुल भी नीची नजर से नहीं देखती, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से चाहे कुछ भी हो जाए, आप स्कूल को अकेले नहीं छोड़ सकते। यदि आप वास्तव में उन समस्याओं को हल नहीं कर सकते, तो आएं और मुझे खोजें। आपको मेरे शब्दों को याद रखना होगा। तुम्हें याद है? जब झांग जिंग ने यह सुना तो वह द्रवित हो गया। मुझे यह याद है, प्रशिक्षक सोलेना। झांग जिंग ने अपने होंठ भींचे और एक वयस्क की तरह गंभीरता से सिर हिलाया। प्रशिक्षक सोलेना मुस्कुराई। झांग जिंग में असाधारण प्रतिभा थी। वह गंभीर, अध्ययनशील और बहुत शांत स्वभाव के थे। हालांकि वह बहुत चतुर था, साथ ही वह यह भी देख सकती थी कि जादुई तत्वों पर उसका नियंत्रण पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। बात बस इतनी थी कि उसने किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया और उसके पास क्रेडिट नहीं था, इसलिए वह प्राथमिक जादू कौशल नहीं सीख सका। चाहे वह झांग जिंग को कितना भी पसंद करती हो, वह उसे निजी तौर पर नहीं पढ़ा सकती थी। वह अकादमी के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। इस समय प्रशिक्षक सोलेना को अचानक कुछ सूझा। झांग जिंग, नए छात्रों की 3 दिनों में परीक्षा होगी। यदि आप शीर्ष 10 में शामिल हो सकते हैं, तो आपको बहुत सारे क्रेडिट पुरस्कार मिलेंगे। फिर आप प्राथमिक जादू कौशल सीख सकते हैं। झांग जिंग झिझके। प्रशिक्षक सोलेना भ्रमित थी। तुम इतने झिझक क्यों रहे हो? प्रशिक्षक सोलेना ने दृढ़ता से कहा, यह तो तय हो गया है। अब तुम्हें अपनी ताकत छिपाने की अनुमति नहीं है। तुम अभी भी बच्चे हो, तो तुम क्यों जानते हो कि कम प्रोफाइल में कैसे रहना है? चिंता मत करो, अकादमी के वे सभी बूढ़े लोग तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हैं। वे तुम्हारे छोटे छोटे रहस्यों की परवाह नहीं करेंगे। प्रशिक्षक सोलेना की बात समाप्त होने के बाद वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। उसके चेहरे पर समझदारी की अभिव्यक्ति झांग जिंग को बता रही थी कि वे पहले से ही उसके छोटे रहस्यों को जानते थे। झांग जिंग के दिल में सदमा लग गया। उसे इतनी जल्दी खोज लिया गया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। प्रशिक्षक सोलेना, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। सोलेना ने झांग जिंग के बोलते समय उसकी हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई असामान्यता नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गलत सोचा हो? ठीक है, मामला तय हो गया। 3 दिन में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए तैयार रहो। द्वारा मारा गया था। अध्याय 27। जादू प्रशिक्षक उसके साथ परेशानी की तलाश में था। झांग जिंग कार्यालय से बाहर चला गया और अचानक क्लिफ से टकरा गया, जो अभी अभी दवा लगाना समाप्त करके लौटा था। जब क्लिफ ने झांग जिंग को देखा, तो वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। तुम नीच किसान, बस लिंडे परिवार के अंतहीन प्रतिशोध की प्रतीक्षा करो। जब आप अकेले होते हैं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे आपको पकड़ने न दें। उसने यह कहा ही था जब उसने झांग जिंग को अपनी मध्यमा उंगली उठाते देखा। इसके ऊपर एक सिर के आकार का आग का गोला तैर रहा था। वह अचानक शांत हो गया। क्लिफ, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर आओ। प्रशिक्षक सोलेना के ठंडे शब्द निकले। इंतजार करो। जैसे ही क्लिफ बोला, उसने अचानक धक्का देकर कार्यालय का दरवाजा खोल दिया और घबराकर अंदर भाग गया। झांग जिंग कक्षा में लौट आया और उसने अपने सहपाठियों की चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह गहरी सोच में पड़ गया। सवा घंटे के बाद झांग जिंग की आंखों में एक शांत भाव प्रकट हुआ। उसका रहस्य नहीं खुल सका। प्रशिक्षक सोलेना उसका परीक्षण कर रही थी। भले ही यह जिज्ञासा से हो या अन्य उद्देश्यों से, उसे सावधान रहना था। भविष्य में उसे किसी से सावधान रहना होगा। उसे क्लिफ की धमकी की ज्यादा परवाह नहीं थी। उस पर नजर रखने की क्षमता उसमें नहीं थी। काफी देर बाद क्लिफ कक्षा में लौट आया। एक बार जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, तो उन्होंने फिर से बड़प्पन के युवा मास्टर का रवैया दिखाया। उसने ठंडी नजर से झांग जिंग की ओर देखा और वापस बैठ गया। मास्टर क्लाइव, क्या आप ठीक हैं? उसके पीछे की सीट पर किसी ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे क्या हो सकता है? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग बाहर जाओ और मेरी खबर फैलाओ। अगर कोई झांग जिंग को हरा सकता है, तो मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। वह अपना एक हाथ तोड़ देता है और मैं उसे 500 सोने के सिक्के दूंगा। अगर वह अपना एक हाथ तोड़ देता है पैर, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। अगर उसके दोनों पैर टूट जाए तो क्या होगा? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता? झांग जिंग को नहीं पता था कि उसे निशाना बनाया गया है। वह जादू के बुनियादी ज्ञान को देखने का नाटक कर रहा था। उसके बगल वाले सहपाठी ने नाराजगी के साथ झांग जिंग की बिल्कुल नई किताब को देखा।
फिर उसकी टूटी हुई किताब को देखा। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, तुमने अपनी किताब फेंक क्यों नहीं दी? स्कूल के बाद झांग जिंग ने अपना मुफ्त रात्रिभोज समाप्त किया और ध्यान करने के लिए छात्रावास में छिप गया। वह अपने रूममेट से केवल एक बार मिला था और उन्हें फिर कभी नहीं देखा था। सुबह सुबह झांग जिंग ने अपनी आंखें खोली और काले रंग के एक नए सेट में बदल गया। वह चुपचाप 5 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ गया और रात के आकाश में गायब हो गया। जैसे ही वह निकला, 2 और काली परछाइयां उसके पीछे पीछे आ गईं। 3 काली परछाइयां, एक सामने और 2 पीछे, रात के आकाश में तेज गति से दौड़ रही थीं। 1 घंटे बाद झांग जिंग अकादमी के उत्तर में पीछे के पहाड़ पर पहुंचे। यह स्थान अत्यंत वीरान था। पहाड़ पर बहुत सारी खदानें थीं, लेकिन अब खदानों को पहले ही सील कर दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि यहां संसाधन खत्म हो गए थे और सभी खनिक वापस चले गए थे। पिछली कुछ बार झांग जिंग ने ब्लैक ट्रेजर को यहां बुलाया था और फिर वे शैतान जानवर को पकड़ने के लिए जंगल में आगे चले गए थे। इस बार कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही वह ब्लैक ट्रेजर को बाहर बुलाने ही वाला था, उसे एक खौफनाक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए एक सुरक्षा पत्थर की खाल और एक सुरक्षा दिव्य ढाल का उपयोग किया। फिर उसने एक और त्वरित आक्रमण का प्रयोग किया। उसका शरीर तेजी से किनारे की ओर झुक गया। हालांकि उसकी गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। एक शक्तिशाली बल ने उसे 5 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। उसने आधा मीटर ऊंची पहाड़ी चट्टान को तोड़ दिया। झांग जिंग का छोटा शरीर तुरंत खड़े होने से पहले 2 बार जमीन पर लुढ़का। वह ठीक है। झांग जिंग ने एक गहरी लेकिन मजाकिया आवाज सुनी। दूसरे भाई, आइस सिस्टम इंटरमीडिएट मैजिक स्कॉलर के रूप में आप एक बच्चे को भी नहीं मार सकते। आपने अपने 40 साल के प्रशिक्षण को बर्बाद कर दिया है। बड़े भाई, क्या आपने नहीं देखा कि उसने अपने शरीर पर 2 प्राथमिक रक्षात्मक जादू जोड़े हैं? उसकी कास्टिंग गति वास्तव में तेज है। दूसरा भाई, उसने प्राथमिक त्वरित जादू का भी उपयोग किया। मैंने इसे नहीं देखा। वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। अगर मैंने उसे मार डाला तो यह अफसोस की बात होगी। यह जादू काम करता है। यदि झांग जिंग ने इस समय समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती, भले ही उसकी मृत्यु न होती, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल होता। यहां तक कि बैटल मास्टर, जो उनके ही स्तर का था, इंटरमीडिएट मैजिक स्कॉलर के हमले का सामना नहीं कर सका। एक उच्च स्तरीय योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। झांग जिंग की शैतानी ताकत और मानसिक ऊर्जा लंबे समय तक उच्च स्तरीय जादूगर के स्तर को पार कर गई थी। वह प्राथमिक जादू प्रशिक्षक से कमजोर नहीं था। इसके अलावा झांग जिंग पर घात लगाकर हमला करने वाले इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण वह घायल नहीं हुआ। हालांकि झांग जिंग के दिल में रोष प्रज्वलित हो गया। ये दोनों मध्यवर्ती जादू विद्वान वास्तव में इतने घृणित थे। वह क्रोधित थे। झांग जिंग ने इन 2 इंटरमीडिएट मैजिक स्कॉलर को हराने का फैसला किया। झांग जिंग ने उन 2 लोगों पर हमला करने के लिए 2 इंस्टेंट प्राइमरी मैजिक एरो का इस्तेमाल किया। तुम बहुत कमजोर हो। 2 जादू प्रशिक्षकों ने झांग जिंग को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने अपने हाथ लहराए और 2 और भी मजबूत जादुई तीरों ने झांग जिंग के जादुई तीर को चकनाचूर कर दिया। आपने मुझे कमतर आंका है। क्या आपको लगता है कि प्राथमिक जादू इतना बेकार है? झांग जिंग ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। एक पल में उन्होंने 2 जादू प्रशिक्षकों पर पेस स्लोइंग आर्ट्स और बोथ आइज ब्लाइंड पूरक जादू लागू किया। वज्र। तत्काल उच्च स्तरीय जादू पीछे पीछे चला। 2 जादू प्रशिक्षकों ने देखा कि उनकी चाल अचानक धीमी हो गई थी। उनके हाव भाव बहुत बदल गए और उन्होंने मन ही मन शाप दिया। जैसे ही वे इस शैतानी ताकत को दूर करने के लिए चुपचाप मंत्र का जाप करने वाले थे, एक और भी बड़ा खतरा आने वाला था। इसलिए वे केवल शीघ्रता से अपने ऊपर रक्षात्मक जादू ही लागू कर सकते थे। फिर अचानक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके तुरंत बाद 2 चांदी की बिजली रात के अंधेरे से बाहर निकली और बेरहमी से उनके सिर काट दिए। 2 जादू प्रशिक्षकों के सिर में तुरंत आग लग गई। उनके कपड़े फट गए और उन्हें कुछ चोटें भी आईं। उन पर हमला होने के बाद उनके शरीर पर लगाए गए ब्लाइंड आर्ट्स ने अपना प्रभाव खो दिया और उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई। क्योंकि वे झांग जिंग से 2 स्तर ऊंचे थे और उनके शरीर में शैतानी ताकत झांग जिंग की तुलना में बहुत अधिक थी, पेस स्लोइंग आर्ट्स केवल 3 सेकंड के लिए प्रभावी हो सकता था। उनके शरीर सामान्य हो गए थे, लेकिन उनका मूड खराब था। तुम हरामी हो। इससे पहले कि जादू प्रशिक्षक अपनी बात खत्म कर पाता, उसे लगा कि उसकी हरकतें धीमी हो रही हैं। जहां तक दूसरे जादू प्रशिक्षक की बात है, उसने अभी हाथ उठाया ही था कि उसकी हरकतें भी धीमी हो गईं। दोनों जादू प्रशिक्षक इस समय बस व्यथित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झांग जिंग से निपटना वास्तव में इतना परेशानी भरा होगा। झांग जिंग पहला जादूगर नहीं था जिसका उल्लेख मास्टर क्लाइव ने किया था और वह केवल एक फायरबॉल कला जानता था। वह एक उच्च स्तरीय जादूगर से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस साधारण निम्न श्रेणी के जादू के इतने उपयोग होंगे। जब वे सोच रहे थे, झांग जिंग ने एक बार फिर ब्लाइंड आर्ट्स का इस्तेमाल किया। उनकी आंखें फिर कुछ नहीं देख पाती। उनके शरीर में शैतानी शक्ति का संचार धीमा हो गया। वे बहुत डरे हुए थे। झांग जिंग ने 2 और थंडरबोल्ट दागे। इस बार लाइटनिंग ने उनके रक्षात्मक जादू को तोड़ दिया। उन्हें कुछ मामूली चोटें आईं, लेकिन उनमें अभी भी लड़ने की क्षमता थी। हालांकि झांग जिंग ने उन्हें मौका नहीं दिया। झांग जिंग ने इन 3 प्रकार के जादू का बार बार उपयोग किया। झांग जिंग ने पहले उनकी गति धीमी की, फिर उन्हें अंधा कर दिया। उसके बाद उसने उन पर हमला करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। 2 ऊंचे और शक्तिशाली जादू प्रशिक्षक 2 स्तंभों की तरह थे, गतिहीन, प्रहार की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत क्रोधित थे, लेकिन वे बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें ब्लैक ट्रेजर के लालच का सबूत मिला। झांग जिंग ने अपने दोनों हाथों को झटका दिया और गति धीमी करने की कला को उजागर किया। आप सभी को कैसा लग रहा है? यह अच्छा नहीं है। ठीक है, यह अच्छा है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। 1 ब्लाइंड आर्ट्स। वयस्क होने के नाते आप हमेशा मेरे जैसे बच्चे को क्यों धमकाते हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मुझे धमकाना आसान है? क्या क्लिफ ने तुम्हें यहां भेजा है? एक वज्र। मैं आपके साथ व्यवहार करने के लिए इस तरह के एक अप्रिय तरीके का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे क्रोधित कर दिया है। झांग जिंग ने न तो बात करना बंद किया, न ही उसने अपना हाथ रोका। एक लंबे समय के बाद, यह समय के बारे में होना चाहिए। इस समय वे 2 जादू प्रशिक्षक पहले ही मर चुके थे, लेकिन झांग जिंग अभी भी चिंतित थी। जब तक उन्होंने उन्हें मौका दिया, परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसलिए जब झांग जिंग ने सोचा कि वे स्लैश से पहले ही मर चुके थे, तब उसने जादू को दूर किया। झांग जिंग ने उनकी जादुई अंगूठियां ली और 2 आग के गोले नीचे फेंके।
फिर उसने ब्लैक ट्रेजर को बुलाया और शिकार करने के लिए उस पर सवार हो गया। क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, झांग जिंग और ब्लैक ट्रेजर जंगल में गहराई तक नहीं गए। शिकार करने के बाद वे चुपचाप स्कूल लौट आए। झांग जिंग के शयनगृह में लौटने के बाद उसकी आंखें उत्साह से भरी सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। मैंने नहीं सोचा था कि दोनों जादू प्रशिक्षक इतने अमीर होंगे। मुझे कुल 100,000 सोने के सिक्के मिले। वे पिछली बार के 3 जादूगरों से कहीं अधिक अमीर हैं। मेरी वर्तमान संपत्ति लगभग 120,000 है। बुरा नहीं है। वे 2 नीलमणि कहाँ गए? मैंने उन्हें अभी देखा। झांग जिंग ने डिवाइन ड्रैगन द्वीप में प्रवेश किया। उन्होंने अपने पास से जब्त की गई सभी चीजें कांग्रेस हॉल की जमीन पर रख दी। जब उसने सामान व्यवस्थित किया तो पाया कि कुछ रत्न गायब थे। काला खजाना। झांग जिंग कई बार चिल्लाया, लेकिन ब्लैक ट्रेजर बिल्कुल भी नहीं हिला। यह ब्लैक ट्रेजर ही होगा जिसने इसे चुराया है। अभी अभी ब्लैक ट्रेजर एक मानव शरीर में बदल गया था और ब्लैक ट्रेजर चुपचाप उसके चारों ओर घूम रहा था। झांग जिंग के पास उससे बात करने का समय नहीं था। 2 मिनट से भी कम समय में ब्लैक ट्रेजर चला गया। उसने सोचा कि ब्लैक ट्रेजर ने भरपेट खाना खा लिया है और सो गया। ब्लैक ट्रेजर को वास्तव में खाना पसंद है और वह पैसे का लालची है। मैंने उसे यह देने की योजना बनाई थी। वह इतना चिंतित क्यों है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। ब्लैक ट्रेजर गुप्त रूप से मुझसे बहुत सारा पैसा ले सकता है। झांग जिंग चुपचाप ब्लैक ट्रेजर की मांद में घुस गया और ब्लैक ट्रेजर की जगह ढूंढने से पहले उसने कई मोड़ लिए। झांग जिंग गुफा के किनारे छिप गया और अंदर देखा। ब्लैक ट्रेजर ने अपने नितंब ऊपर किए हुए थे। वह कुछ रत्नों की तुलना कर रहा था। वह बुदबुदाया, यह नीला रत्न सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। कोने में काफी संख्या में सोने के सिक्के भी जमा थे। देखने से लगता है कि उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। जो कुछ बचा था वह कुछ टूटे हुए पत्थर थे। झांग जिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। ब्लैक ट्रेजर के पास इतने सारे सोने के सिक्के क्यों थे? झांग जिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे एक एहसास हुआ। वे 3 जादूगर उसके जैसे गरीब क्यों थे? तो यह वह काला खजाना था जिसने सोने के सिक्के चुराए थे। झांग जिंग को लगा कि इसके बारे में सोचना मजेदार था। ब्लैक ट्रेजर को नहीं पता था कि इसे कैसे खर्च करना है, तो वह सोने के सिक्के क्यों चाहेगा? लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। छोटा काला ड्रैगन बड़ा हो गया था और उसे खजानों में दिलचस्पी होने लगी थी। यह उनका स्वभाव था। उस स्थिति में मैं पैसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। वैसे भी देर सबेर वे मेरे हो जाएंगे। झांग जिंग चुपचाप चला गया। वह अंतरिक्ष से बाहर निकल गया और शयनगृह में लौट आया। वह शांत होने लगा और लड़ाई का सारांश बताने लगा। अपनी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के कारण यदि वह वरिष्ठ जादू विद्वान और उच्च स्तरीय बैटल मास्टर से मिले तो भी वह नहीं डरेगा। बेशक 2 जादू प्रशिक्षक उस पर नजर रख रहे थे। यही कारण था कि वे बिना तैयारी के पकड़े गए। उदाहरण के लिए, यदि वे तैयार थे तो जादू प्रशिक्षक ने पहले से ही एक रक्षात्मक जादू जोड़ दिया था। फिर केवल झांग जिंग के जादुई कौशल के साथ वह अभी भी नुकसान में होगा। हालांकि यह मत भूलिए कि झांग जिंग अभी भी एक उच्च स्तरीय योद्धा था। जब तक वह वाइल्ड चार्ज का उपयोग करता है, वह तुरंत जादू प्रशिक्षक से संपर्क करने में सक्षम होगा। यदि झांग जिंग ने स्वर्ग तोड़ने वाली मुट्ठी का उपयोग किया तो उनका मानना था कि वरिष्ठ जादू विद्वान उनसे हार जाएंगे। 3 दिन बाद परीक्षा के प्रश्नों की घोषणा की गई। पहले की तरह 50 नए भर्ती हुए युवा छात्रों ने अपने 1 महीने के जादू सिद्धांत अध्ययन के परिणामों को सत्यापित करने के लिए मौके पर ही सवालों के जवाब दिए। कुल 100 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक था। परीक्षा का मूल्यांकन प्रशिक्षक सोलिना और पैनलिस्टों द्वारा मौके पर ही किया जाएगा। अकादमी में 500 वर्ग मीटर के विशाल परीक्षा कक्ष में 49 बच्चे पहले से ही बैठे थे। मुख्य परीक्षक सोलिना थी और विभिन्न संकायों के प्रोफेसरों से बने 10 पैनलिस्ट भी थे। 3 मिनट में परीक्षा शुरू होने वाली थी और सोलिना की नजर इन बच्चों के चेहरों पर पड़ी। उसने उनमें से प्रत्येक को घबराए हुए और उदासीन छात्रों को देखा। यह बस एक साधारण नियमित परीक्षण था। क्या उन्हें इतना घबराने की जरूरत थी? ऐसा लग रहा था जैसे अकादमी के सभी छात्रों की एक ही समस्या थी। जैसे ही उन्होंने परीक्षण शब्द सुना, वे तुरंत अपना सिर नीचा कर लेते थे और अपना चेहरा छुपाने और परीक्षण से बचने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। अभी भी सीट खाली क्यों है? कौन नहीं आया? सोलिना ने देखा कि कक्षा में एक व्यक्ति कम था। उसने फिर से बच्चों की ओर देखा और तुरंत लक्ष्य निर्धारित कर लिया। यह 5वें समूह का झांग जिंग था जो नहीं आया। 50 विद्यार्थियों को 5 समूहों में बांट दिया गया। वे चर्चा कर सकते थे और उत्तर दे सकते थे, और वे स्वयं भी उत्तर दे सकते थे। मूल्यांकन में 50 अंक समूह के अनिवार्य उत्तर वाले प्रश्न थे, जबकि शेष 50 अंक व्यक्तिगत प्रश्न थे। हालांकि इस वर्ष एक अतिरिक्त नियम था। यदि कोई अलग राय हो तो वे बहस शुरू कर सकते हैं। बहस का नतीजा मुख्य परीक्षक और पैनलिस्टों द्वारा तय किया जाएगा। समूह में प्रथम स्थान और शीर्ष 10 व्यक्तिगत पुरस्कार निर्धारित किए गए। उसने जादुई घड़ी की ओर देखा। अभी 1 मिनट बाकी था। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग जिंग नहीं आ रही थी? ऐसा नहीं था कि झांग जिंग आना नहीं चाहता था। छात्रावास से बाहर निकलते ही 2 मध्य विद्यालय के छात्रों ने इसे रोक दिया। आपको झांग जिंग कहा जाता है ना? एक 15-16 साल के लड़के ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। हाँ, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? झांग जिंग ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। हमारे पास एक छोटा सा मामला है जिसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुस्कुराते हुए लड़के ने चारों ओर देखा और कहा, चलो वहां चलते हैं और बात करते हैं। यहां सुविधाजनक नहीं है। उसने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और स्वागत का इशारा किया। दूसरा लड़का भी सहमति में मुस्कुराया। तो ठीक है। झांग जिंग कोने की ओर चला गया। दोनों बच्चों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान दिखाई दी। वे तीनों छात्रावास के कोने से गायब हो गए। कोई नहीं देख सका कि वहां क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद कोने से एक धीमी आवाज आ रही थी। झांग जिंग अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ शांति से कमरे से बाहर चला गया। तुम लोग मेरे साथ यह चाल खेलना चाहते हो? तुम लोग मुझसे भी बहुत बुरे हो। जब झांग जिंग ने परीक्षा हॉल में प्रवेश किया तो घड़ी बजी। प्रशिक्षक सोलिना ने झांग जिंग की ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सभी छात्र यहाँ हैं। परीक्षा शुरू होती है। पहले प्रश्न के लिए हर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने हाथ उठा सकता है। कृपया मेरे द्वारा दिखाए गए जादू के आधार पर अपने विचार स्पष्ट करें। प्रशिक्षक सोलिना लगभग 3 मीटर लंबी मेज के पास गई और बीकर को लौ से किनारे ले गई। अंदर खौलता हुआ पानी अभी भी उबल रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में मंत्रोच्चार किया। उसके हाथ बीकर से 1 फुट की दूरी पर थे। उसने धीरे से उसे ऊपर उठाया। एक जादुई चीज घटी। उबलते पानी से आने वाली भाप गायब हो गई।
अब मैंने इस कप उबलते पानी का तापमान एक पल में लगभग 5 डिग्री तक कम कर दिया है। यदि किसी छात्र को गर्मी लगती है तो वे इसे ठंडा करने के लिए एक और पी सकते हैं। नीचे सभी बच्चे हंसे। हवा में तनावपूर्ण माहौल काफी हद तक शांत हो गया। उत्तर देना शुरू करें। जैसे ही प्रशिक्षक सोलिना ने शब्द दर शब्द बोलना समाप्त किया, परीक्षा स्थल तुरंत शांत हो गया। 2 सेकंड बाद घंटियों का पहला सेट बजी। ठीक है छात्र क्लाइव, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। क्लिफ गर्व से खड़ा हो गया। जब वह छोटा था तभी से उसे परिवार द्वारा सिखाया गया था, इसलिए वह जादू के बुनियादी ज्ञान से काफी परिचित था। उनके सेफालों में बहुत सारा ज्ञान समाहित था। यह प्रश्न बहुत सरल है। मेरा उत्तर एक वाक्य है। प्रशिक्षक सोलिना उबलते पानी को तुरंत ठंडा करने के लिए शानदार आइस मैजिक का उपयोग करती है। वह हमें बताना चाहती है कि जादू का उपयोग संक्षिप्त और त्वरित कैसे करें। मैंने उत्तर देना समाप्त कर दिया है। पहले समूह के सभी विद्यार्थियों ने उनकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। उनमें से कुछ ने तो उसे शाबाशी भी दी। सोलिना इस तरह के जवाब से काफी असंतुष्ट थी, लेकिन वह यह भी नहीं कह सकी कि वह गलत थे। आखिरकार वे सभी बच्चे थे और उनकी समझने की क्षमता पर्याप्त नहीं थी। 5 सेकंड। यदि कोई अलग राय नहीं देता है तो क्लिफ एक और अंक जोड़ देगा। यहाँ एक बिंदु एक क्रेडिट था। नए विद्यार्थी होने का यह भी लाभ था। 5, 4, 3, 2 और 1। जब प्रशिक्षक सोलिना ने डिस्प्ले पर नंबर देखे तो उनके चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखी। यह वह छोटा लड़का था। मिस्टर झांग, कृपया अपनी राय दें। सभी छात्रों ने झांग जिंग की ओर देखा। क्लिफ ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा। वह आगे बढ़ा और उसकी छाती को छुआ। हालांकि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन वह उस दर्द को कभी नहीं भूलेगा। जब उसने झांग जिंग को अभी अभी आते देखा तो वह अभी भी सोच रहा था कि झांग जिंग ठीक क्यों है। उन 2 इंटरमीडिएट छात्रों ने उसे नहीं रोका। वह एक क्रेडिट प्राप्त करने वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में झांग जिंग उसके खिलाफ जा रहा था। वह गुस्से में था। हालांकि आप एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, आपके पास किस प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान है, आप क्या कह सकते हैं कि यह अलग है। जब क्लिफ ने यह सोचा तो उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव उभर आया। उसके बाद जब उपस्थित शिक्षकों और छात्रों ने झांग जिंग को सधे हुए तरीके से अपनी बात कहते हुए सुना तो वे सभी अवाक रह गए। प्रशिक्षक सोलिना का लक्ष्य हमारे जादू के पीछे के बुनियादी नियमों का परीक्षण करना है। छात्र क्लाइव का उत्तर बहुत फीका था। हर कोई देख सकता था कि यह बर्फ के जादू का प्रभाव था। सभी छात्रों ने क्लिफ की ओर देखा। सच्चाई तो वही थी, वे सभी जानते थे कि यह बर्फ का जादू था, लेकिन किसी ने भी पहले उत्तर देने की हिम्मत नहीं की। क्लिफ गुस्से में था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। झांग जिंग ने अपना छोटा हाथ उठाया और अपनी तर्जनी को ऊपर की ओर इशारा किया। और मेरी समझ सानो फैंटम स्टडी है। सानो फैंटम स्टडी क्या है? जिन जादुई तत्वों के बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं वे सानो हैं, और सानो जादुई तत्व है। आप किताबों पर जा सकते हैं और इसे देख सकते हैं। यह पृष्ठ 365, पंक्ति 19 पर है। झांग जिंग ने अपना गला साफ किया और प्रशिक्षक और पैनलिस्ट हंसे। यह बच्चा वास्तव में एक वयस्क जैसा दिखता था। जादुई तत्व पदार्थ से संबंधित नहीं है, न ही यह ऊर्जा से संबंधित है, लेकिन यह हवा में भी है। यह हम सभी के शरीर में है। फिर बर्फ का जादू उबलते पानी को जल्दी कैसे ठंडा कर देता है? इसमें जादू के नियम शामिल हैं। फिर मुझे एक और संज्ञा का उल्लेख करना होगा, मार्गदर्शक माध्यम। मार्गदर्शक माध्यम की व्याख्या पृष्ठ 366, पंक्ति 46 पर है। मार्गदर्शक माध्यम के कारण ही सानो ऊर्जा और पदार्थ बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि जादू कौशल के विभिन्न प्रकार हैं। उबलते पानी में ऊर्जा बहुत अधिक प्रतीत होती है, लेकिन यह मार्गदर्शक माध्यम में बर्फ प्रणाली की ऊर्जा से छोटी है। इसलिए जब बर्फ की ऊर्जा द्वारा गर्मी को अवशोषित किया जाता है तो तापमान तुरंत संतृप्त हो जाएगा। मैंने जवाब दे दिया है। अध्याय 32। मुझे 2 बिंदु जोड़ने दीजिए। यह विशेष रूप से शांत था। सभी छात्र अवाक रह गए। उन्होंने झांग जिंग को हैरान भाव से देखा, जैसे कि वे किसी राक्षस को देख रहे हों। आधा फुट मोटी किताब को याद करने में उन्होंने 1 महीने का समय लगा दिया था। चाहे वह गरीबों के बच्चे हों या कुलीनों के बच्चे, जब वे उसकी उम्र के होते थे तो वे अपने सैफलों में जो सोचते थे वह या तो भोजन था या मनोरंजन, और उसका मन ज्ञान से भर गया। यह बहुत अकल्पनीय था। परीक्षा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रशिक्षक सोलिना के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी और वह ताली बजाते समय सिर हिलाती रही। यह बच्चा बहुत शरारती और स्मार्ट लग रहा था। वह सचमुच बेहद चतुर था। कुछ सेकंड बाद तालियों की गड़गड़ाहट ने समस्या को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। झांग जिंग, एक और बिंदु जोड़ें। क्लिफ ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। कृपया दूसरा प्रश्न सुनें। यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है। कृपया हमें जादू का इतिहास बताएं। प्रश्न सुनते ही क्लिफ की आंखें चमक उठीं। वह इस प्रश्न को तब जानता था जब वह झांग जिंग जितना बड़ा था। मैंने उस नीच जीवन वाले झांग जिंग की तुलना मुझसे क्यों की? डिंग। हमारे क्लास मॉनिटर क्लिफ ने फिर से सबसे पहले उत्तर दिया। उन्होंने हमारे सहपाठियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया और लीड के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मुझे आशा है कि हमारे सहपाठी उत्साहपूर्वक उत्तर देंगे। जब क्लिफ ने शिक्षक की प्रशंसा सुनी तो उसने शर्मीले भाव प्रकट किए, लेकिन यह ज्यादातर आत्मसंतुष्टि थी। उसने अनजाने में झांग जिंग की नकल की और अपनी तर्जनी उंगली उठाई। हजारों वर्षों के बाद हेवनली स्टार एम्पायर में 6 टावर्स एसोसिएशन द्वारा जादू का आविष्कार किया गया था। इसे लगातार एक प्रयोग में सिद्ध किया गया था। सटीक कहें तो पहले 500 वर्षों में जादू एक दुर्लभ ज्ञान था और बहुत कम लोग इसे जानते थे। और 6 टावर्स एसोसिएशन में वयस्क कुछ ही हैं जो जादू जानते हैं। अगले 500 वर्षों में उनके निरंतर प्रयासों से जादू को साम्राज्य में व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे हमें कुलीन संतानों को पाठ्यपुस्तकों से इसे सीखने और उपयोग करने की अनुमति मिली। तब से जादू इतना रहस्यमय नहीं रहेगा। इसे आज तक हम रईसों के हाथों में और विकसित किया जाएगा। मैंने उत्तर देना समाप्त कर दिया है। क्लिफ बैठ गया और झांग जिंग पर नजर डाली। उन्हें जो कहना था वह कह चुके हैं। वह देखना चाहता था कि झांग जिंग क्या कह सकता है। इस बार उनका स्कोर स्थिर रहा। प्रशिक्षक सोलिना ने संतुष्टि में सिर हिलाया और जूरी संरक्षक ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस समय डिंग, एक आवाज के साथ झांग जिंग उठ खड़ा हुआ। स्टूडेंट क्लाइव ने जो कहा वह पूरा नहीं है और अभी भी 2 गलतियां हैं। मुझे जोड़ने दो। क्या गलतियां? क्लिफ ने अविश्वास से झांग जिंग को देखा। हम्फ, वह तर्कहीन बहस कर रहा था। किताब में यही लिखा है। क्या किताब में कोई गलती हो सकती है? प्रशिक्षक सोलिना और पैनलिस्टों के चेहरों पर उत्सुकता थी।
झांग जिंग, यदि आप अपनी गलती को गलत तरीके से इंगित करते हैं तो हम आपसे एक क्रेडिट काट लेंगे, जूरी के पीले चेहरे वाले डीन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, झांग जिंग, अंक काटना परीक्षा का नियम है, आपको सावधानीपूर्वक उत्तर देना होगा, सोलेना ने याद दिलाया। क्या मैं उत्तर देना शुरू कर सकता हूँ? झांग जिंग ने शांति से कहा। सोलेना ने कहा, कृपया झांग जिंग से इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करने के लिए कहें। आप अपने पिछले सहपाठी के उत्तर को दोहरा नहीं सकते। पहली गलती यह थी कि सिक्स टावर्स एसोसिएशन हेवनली स्टार साम्राज्य से नहीं था, बल्कि पवित्र ड्रैगन महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली जादुई संगठन था। अगर सिक्स टावर्स एसोसिएशन को पता है कि हमारे क्लास मॉनिटर ने उन्हें हेवनली स्टार एम्पायर में विभाजित कर दिया है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उसके परिवार से बदला लेंगे। क्लिफ को इतना सदमा लगा कि उसे ठंडे पसीने आने लगे। हम्फ, वह सिर्फ जुबान की फिसलन थी। झांग जिंग, इन तुच्छ मामलों पर ध्यान मत दो, जूरी के पीले डीन ने कहा। जनक उत्तर, एक आश्चर्यजनक उत्तर। ठीक है, मैं इसे एक छोटी सी बात समझूंगा। दूसरी गलती, जादू की उत्पत्ति 1000 साल पहले नहीं बल्कि 2500 साल पहले हुई थी। जैसे ही उनकी आवाज धीमी पड़ी, सारे दर्शक झूम उठे। झांग जिंग, तुम बकवास कर रहे हो। क्लिफ तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया। झांग जिंग, मैं तुम्हारा एक क्रेडिट कार्ड लूंगा और तुम्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दूंगा, पीले चेहरे वाले प्रशिक्षक ने मेज पटक दी और गुस्से से कहा। पहले प्रश्न में उनका प्रदर्शन अद्भुत था, अब आप ऐसा क्यों कहते हैं? जादू की इतिहास की किताबों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि यह 1000 साल का इतिहास था। चुप रहो, बैठ जाओ, सोलेना ने घंटी बजाई। परीक्षा हॉल शांत हो गया। प्रशिक्षक सोलेना, झांग जिंग अज्ञानी है और इतिहास का सम्मान नहीं करता है। मेरा सुझाव है कि हम उसके क्रेडिट काट लें और उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दें, पीले चेहरे वाले प्रशिक्षक ने उदास चेहरे के साथ कहा। सोलेना ने उस पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। लंबा प्रशिक्षक, आपका प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही है। परीक्षण का उद्देश्य छात्रों को अलग अलग राय व्यक्त करने देना है। यदि वे गलत हैं तो हम उन्हें सही करने में मदद करेंगे, यदि वे सही उत्तर देते हैं तो हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। यह का नियम है परीक्षा स्थल। अगर बोलने की गलती को इतिहास का अपमान माना जाता है तो क्लिफ को परीक्षा स्थल से बाहर निकालने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। तायर अनिच्छा से बैठ गया। झांग जिंग, आइए उत्पत्ति समय के मामले को फिलहाल एक तरफ रख दें, आप जारी रख सकते हैं। सोलेना ने झांग जिंग को एक दयालु मुस्कान दिखाई। अभी परीक्षा भवन में अव्यवस्था थी, लगभग हर किसी की नजरें मैत्रीपूर्ण नहीं थीं, खासकर तायर की। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खाना चाहता हो। हालांकि झांग जिंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह बिना हिले डुले, बिना डर का कोई लक्षण दिखाए वहीं खड़ा रहा। उनमें एक आदमी की मर्दानगी थी। सोलेना वास्तव में उसे उठाना चाहती थी और उससे पूछने से पहले उसे कुछ बार चूमना चाहती थी कि वह बिल्कुल भी क्यों नहीं डरता था। अगर झांग जिंग को पता होता कि सोलेना क्या सोच रही है तो उसके पास कहने के लिए निश्चित रूप से कुछ नहीं होता। फिर तो मैं यही कहता रहूंगा, अगर दोबारा कोई मेरी बात तोड़ेगा तो मैं इस परीक्षा में भाग नहीं लूंगा। सोलेना मन ही मन प्रसन्न थी। झांग जिंग काफी सिद्धांतवादी थे। विषय को जादू की उत्पत्ति पर वापस जाना होगा। प्राचीन ऋषियों ने जादू को आत्मा कला कहा था और हमारे वर्तमान जादू ने इसे जादू कहा था। आत्मा कला एक जादू है जिसे सीधे जारी किया जा सकता है और जादुई कला को मार्गदर्शक माध्यम के निर्माण की आवश्यकता होती है। इस समय झांग जिंग ने देखा कि सोलेना और पैनलिस्टों के लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वे उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। पूरा परीक्षा स्थल अचानक बहुत शांत हो गया और केवल उसकी बचकानी आवाज ही जारी रही। स्थिति कुछ अजीब थी। बोलते समय उसने अपने हाथों से इशारा किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी हथेली में एक छोटा सा कांसे का दर्पण उभर आया है। उसने छोटे कांसे दर्पण के माध्यम से अपने पीछे देखा। उसके पीछे कम से कम 50 लोग थे। क्या हो रहा था? यहाँ इतने सारे प्रशिक्षक क्यों थे? जब उसने छोटे से कांसे के दर्पण को दूसरे कोण पर घुमाया, एक बूढ़ा आदमी चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ दर्पण में दिखाई दिया, मानो वह उसे देख रहा हो। ये राष्ट्रपति हैं, वह यहाँ क्यों है? झांग जिंग ने कुछ भी न देखने का नाटक किया। उसकी कलाई के एक झटके से तांबे का दर्पण गायब हो गया। लेकिन आध्यात्मिक कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जादुई प्रतिभा से सीख सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ पूर्वजों ने मिलकर ओरेडो संगठन बनाया है। यह संगठन जादुई संघ का भ्रूण रूप है। उन्होंने जादू का उपयोग करने का एक नया तरीका बनाने के लिए आध्यात्मिक मंत्रों और आध्यात्मिक मंत्रों को जोड़ा। हालांकि जादू का उपयोग करने का यह नया तरीका और भी अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली है। अब तक कोई भी इसे पार नहीं कर पाया है। बाद की पीढ़ियां इसे ओरेडो मैजिक सिस्टम कहती हैं। यह एक अनोखी और शक्तिशाली प्रणाली है। प्रणाली C34 दमन असहमत। विषय असहमत। झांग जिंग एक पल के लिए रुका और एक पल के लिए सोचा। क्लिफ ने बाकी अधिकांश बातें कह दी थी, इसलिए उसे कुछ और जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कोई भी झांग जिंग के महाद्वीप में जादू के इतिहास के बारे में नहीं जानता था। इसके अलावा वे जानते थे कि स्वर्गीय सितारा साम्राज्य उनके ज्ञान का केंद्र था। किसी को पता होना चाहिए कि हेवनली स्टार साम्राज्य पवित्र ड्रैगन महाद्वीप में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसे उनका वर्णन कैसे करना चाहिए? स्वधर्मी। ठीक है, मैं जो कहना चाहता था वह पूरा कर चुका हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह इत्मीनान से बैठ गए। पूरे 5 सेकंड के बाद सभी दर्शक शांत हो गए। किसी ने कोई आवाज नहीं की और कोई तालियां नहीं बजी। विद्यार्थी बड़े चाव से सुनते थे, मानो वे कोई स्वर्गीय पुस्तक सुन रहे हों। झांग जिंग ने इतनी जल्दी बोलना समाप्त कर दिया और उन्हें लगा जैसे उन्होंने पर्याप्त नहीं सुना है। जूरी के उन डीन को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, न जाने उन्होंने जो कहा वह सच था या नहीं। इसी कारण वे रिजल्ट नहीं दे पाए। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि झांग जिंग ने जो कहा वह सच है या नहीं। तो चलिए बस यह कहें कि क्लिफ सही है। बोलते बोलते उसने चुपके से मुख्य द्वार की ओर देखा। उन्होंने देखा कि आपके माननीय ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने जारी रखा। दूसरे प्रश्न पर बड़ी असहमति है। पैनलिस्टों और मुख्य परीक्षक ने क्लिफ के लिए 9 वोट और झांग जिंग के लिए 2 वोट दिए। क्लिफ को 1 अंक मिला, लेकिन झांग जिंग को मिला न तो उसे कोई अंक मिला, न ही उसके कोई अंक कटे। झांग जिंग वहीं बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। वह कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसे माहौल में वह सत्ता से चिपके इन तथाकथित आकाओं से क्या सीख सकते थे? टायर नामक वह गुरु स्पष्ट रूप से लिंडर क्लिफ का चापलूस था। एक साधारण परीक्षा के लिए उसे इतना आग्रही होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लिफ ने गर्व से उसकी ओर देखा और फुसफुसाए, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। सोलेना असहाय होकर झांग जिंग को देखकर मुस्कुराई। उसके पास नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि उसे झांग जिंग ने जो कहा था उसका कुछ प्रभाव था। वह उस समय छोटी थी और उसे इन उबोध शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि उसे झांग जिंग का समर्थन करना चाहिए। परीक्षण जारी है। कृपया तीसरा प्रश्न सुनें। कृपया मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करें और इस जादू को 1 मिनट के भीतर पूरा करें। मुझे ये भी बताएं कि यह किस प्रकार का जादू है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। सोलेना ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना हाथ हिलाया। प्रत्येक समूह के सामने जादुई प्लेटों पर स्पेल के 1 दर्जन या उससे अधिक पात्र दिखाई दिए। झांग जिंग ने नजर डाली और महसूस किया कि यह वास्तव में बहुत आसान था। उसने क्लिफ को मौका नहीं दिया, इसलिए वह जवाब देने के लिए दौड़ पड़ा। सभी लोग आश्चर्य से अंगूठी की ओर देखने लगे। जैसे ही प्रश्न बोर्ड सामने आया, कोई उसका उत्तर देने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ विद्यार्थियों के पास इसे देखने का भी समय नहीं था। मिस्टर झांग, कृपया अपना उत्तर शुरू करें। झांग जिंग समूह के सामने एक खाली जगह पर चला गया और वहां खड़ा हो गया। उसने बड़बड़ाने का नाटक किया, भगवान, मुझे बचा लो। सोलेना ने जब उसकी बात सुनी तो भौहें चढ़ गईं। वह किस तरह के गंदे संगीत नोट्स के बारे में बात कर रहा था? वह एक भी शब्द क्यों नहीं समझ सकी? क्या वह जादू को इस तरह सफलतापूर्वक जारी कर सकता है? अगर वह समझ पाती तो अजीब बात होती। झांग जिंग ने पृथ्वी की मंदारिन का उपयोग किया। वह कुछ देर तक स्तब्ध रहा और अनुमान लगाया कि अब समय हो गया है। उसने अपने हाथ खोले और आकाश की ओर देखा। एक चांदी जैसी सफेद रोशनी की बाधा ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। उसने इसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने अभी इसका आधा हिस्सा ही खत्म किया है। मैंने इसे पढ़ लिया, लेकिन मुझे यह याद नहीं रहा। उसने यह जादू पहले ही सीख लिया होगा। झांग जिंग ने जारी रखा। यह प्राथमिक जादू शील्ड आर्ट्स में पूरक जादू है। यह 5 प्रकार के जादू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक रक्षात्मक जादू भी है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है और यह आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ 5 प्रकार के जादू में से एक है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह वासिस कैसल मैजिक सिस्टम है जो ओरेडो मैजिक सिस्टम के काफी पीछे है। मेरा उत्तर पूरा हो गया है।